हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र की। तो इस वीडियो में हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन आंसर हैं आपके मिड टर्म के सिलेबस को, उन सब को क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। ठीक है ना। तो ये वन शॉट वीडियो होगी हमारी, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आते हैं उन सब चीज को हम क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है क्लास 12 टीएसपी न्यू ग्रुप नाम से, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर हमारे चैनल से संबंधित जो भी पीडीएफ नोट्स वगैरह हैं या जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह हैं वो सारी आपको प्रोवाइड इस चैनल पर करवा दी जाएंगी। तो समझते हैं, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आता है पेपर में, वो ज्यादातर रिपीट होकर आता है, वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच में अंतर बताओ। ठीक है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर पूछा जाता है, जो अर्थव्यवस्था की दो शाखाएं हैं। तो समझेंगे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बीच कुछ बुनियादी अंतर क्या हैं। तो देखिए, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है वो व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन करता है। व्यक्तिगत इकाई यानी इंडिविजुअल, छोटे स्तर पर हम देख रहे हैं अध्ययन किया जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे पैमाने पर अध्ययन किया जाता है, जिसके अंदर एक व्यक्तिगत इकाई हो सकती है या कोई फर्म हो सकती है, कोई उत्पादन क्षेत्र हो सकता है। वहीं जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र जो होती है ये पूरे एक देश की अर्थव्यवस्था यानी एक संपूर्ण लेवल पर इसकी जो बात रखी जाती है। तो इसलिए इसके अंदर पूरे देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। यानी पूरे देश की अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन हो रहा है और कैसे देश की अर्थव्यवस्था चल रही है, उसका अध्ययन जो है वो समष्टि स्तर पर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका उद्देश्य एक वस्तु या उत्पादन के साधन की कीमत का निर्धारण करना होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, व्यक्तिगत इकाइयों की बात कर रहे हैं तो वो ही निर्धारित करते हैं कि कीमत क्या होगी। और वहीं जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था की आय व रोजगार के स्तर का निर्धारण करना होता है। ठीक है, यहाँ पे वस्तु का उत्पादन कितना होगा उसकी बात करी जाती है, और ऐसे ही देश के अंदर जो उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन में लगे हुए लोग, ठीक है ना, पूरे देश में जो आय वो रोजगार किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, उन सब चीज का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि इसमें कीमत का निर्धारण हो रहा है इसलिए कीमत मूल्य विश्लेषण से जुड़ा है, इसलिए इसे कीमत का सिद्धांत भी कह दिया जाता है। क्योंकि इसमें कीमत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी चीज के उत्पादन के लिए, तो इसलिए इसे क्या कह दिया जाता है, कीमत का सिद्धांत भी कह दिया जाता है। और वहीं जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो यहाँ पे आय का विश्लेषण होता है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आय व रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, आगे यह समझाने की कोशिश करता है कि कैसे व्यक्तिगत निर्णय संसाधनों के आवंटन करते हैं। यानी कि इसमें एक व्यक्तिगत जो होता है वो निर्णय लेता है कि भाई संसाधनों का किस तरह से उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा नियंत्रण किसके हाथ में होता है, ये व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर होता है, और वो देखता है कि भाई मार्केट में किस चीज की डिमांड है और उसके अनुसार ही वो क्या करता है, हर चीज का जो है, संसाधनों का जो है वो निर्धारण या आवंटन करने की कोशिश करता है। समष्टि अर्थशास्त्र में यह आर्थिक स्थिरता और विकास को समझने और प्रबंधित करने का प्रयास करता है। यानी एक देश की जो अर्थव्यवस्था कैसे है और उसको कैसे स्थिरता प्रदान की जाए और कैसे उसका विकास किया जाए, वो समष्टि अर्थशास्त्र में जाना जाता है। उद्योगों और बाजार संरचनाओं से संबंधित नीतियों को प्रभावित करती है। यानी इसमें क्या होता है, उद्योग और बाजार संरचनाएं हैं वो नीतियों को निर्धारित करते हैं कि भाई बाजार किस तरह से व्यवहार कर रहा है, उसके आधार पर ही नीति और निर्णय लिए जाते हैं उत्पादन की तकनीकों का। वहीं जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इसमें आर्थिक नीतियां जैसे मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का आकार देता है। तो यहां पर क्या होता है, एक देश की जो मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां हैं वो डिसाइड करती हैं कि भाई किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो व्यक्तिगत इकाइयों में उपभोक्ता और फर्मों पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी इसमें क्या होता है, उपभोक्ता जो होता है उसके ऊपर और जो फर्म होती है उसके ऊपर डिसीजन लेने की पावर होती है कि भाई किस तरह से जो है कि हम किस चीज का उत्पादन करें। ठीक है, तो ये जो होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है। वहीं जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था जैसे जीडीपी, महंगाई और रोजगार का अध्ययन कराता है। यानी इसके अंदर पूरे देश की जो व्यवस्था है उसको देखना पड़ता है कि भाई हमारा सकल घरेलू उत्पाद कितना है, जीडीपी बढ़ रहा है, रोजगार कितने लोगों को मिल रहा है और किस तरह से रोजगार की समस्याएं हैं। तो इन सब चीजों का अध्ययन जो है वो
समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे कि ये दो तरह से देखा जाता है अर्थशास्त्र को, एक व्यष्टि स्तर पर और एक समष्टि अर्थशास्त्र स्तर पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं के बीच मुख्य अंतर, यानी एक अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तुएं जो होती हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो इसलिए ये समझना भी जरूरी हो जाता है जीडीपी के अंदर कौन सी वस्तु की क्या विशेषता होती है। तो उत्पादन के स्तर पर दो वस्तुओं को देखा जाता है, एक होती है अंतिम वस्तु और एक होती है मध्यवर्ती वस्तु। तो सबसे पहले समझते हैं अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। तो ये वे उत्पादन है जो अंतिम उपभोक्ता द्वारा उपभोग के लिए तैयार हैं, यानी जो भी इन वस्तुओं को लेता है वो डायरेक्ट क्या करेगा, इसका इस्तेमाल करेगा। उन्होंने उत्पादन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, क्योंकि इनका उत्पादन हो चुका है, अब ये यूज के लिए तैयार हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अंतिम वस्तुएं कहा जाता है। वहीं जब हम मध्यवर्ती वस्तुओं की बात करते हैं तो ये वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग अंतिम वस्तुओं के उत्पादन में इनपुट के रूप में किया जाता है, यानी जो अंतिम वस्तुएं हैं, अंतिम वस्तुओं को बनाने में, यानी जैसे जब वो अंतिम लेवल तक पहुंच जाती हैं तो उनके पहले जो जो चीजों का, जिन जिन चीजों का इस्तेमाल हुआ है, उन इनपुटों को क्या कहा जाता है, मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है। उन्हें आगे की प्रक्रिया या परिवर्तन की आवश्यकता होती है, तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे अभी परिवर्तन होने बाकी होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, अंतिम उपयोग या उपभोग के लिए, जैसे कि हम कह सकते हैं भोजन, यानी भोजन एक बार तैयार हो गया, हमने उसका यूज कर लिया, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये अंतिम वस्तु है। कपड़े हो गए, कपड़े भी एक कस्टमर जो होता है वो खरीदता है और उसका यूज करता है डायरेक्ट, तो ये भी क्या होगा, हमारी अंतिम वस्तु। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मोबाइल वगैरह हो गया, कंप्यूटर वगैरह हो गया, लैपटॉप वगैरह हो गया, जो हम यूज करते हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होती हैं अंतिम वस्तुएं। तो इनकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में गिनी जाती हैं, तो इनको क्या करा जाता है, जीडीपी में काउंट किया जाता है, क्योंकि ये उपभोक्ताओं को उपलब्ध आउटपुट के मूल्य को दर्शाती है। ठीक है, जैसे हमें पता है कि हम अगर राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं तो हमें क्या कर लेना पड़ता है, हमें अंतिम वस्तु का ही जो मूल्य होता है उसको लेना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसलिए इसे जीडीपी में क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। तो एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, कार हो गया, स्मार्टफोन हो गए, ठीक है ना, रोटी वगैरह हो गई, तो ये सारी चीजें जो अंतिम वस्तुएं होती हैं जिनको मनुष्य यूज करके सेटिस्फेक्शन लेता है। ठीक है ना, तो यानी वो उसके अंतिम उपयोग की वस्तुएं होती हैं, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अंतिम वस्तुएं कहा जाता है। ठीक है, वहीं हम मध्यवर्ती वस्तु का एग्जाम्पल लें, जैसे कि स्टील हो गया, लकड़ी हो गई, या आटे का उत्पादन हो गया, तो स्टील वगैरह जो होती है वो अपने, अभी स्टील से बहुत सारे सामान बनते हैं, तो उसने वो क्या होती है, एक मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि इससे ये एक इनपुट के रूप में काम करती है अलग अलग सामान को बनाने के लिए। ऐसे लकड़ी हो गई, लकड़ी जो होती है वो फर्नीचर वगैरह, ठीक है ना, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट के लिए यूज करी जाती है, तो लकड़ी भी जो होती है वो मध्यवर्ती वस्तु होती है। वैसे आटा होता है, आटा भी क्या होता है, एक मध्यवर्ती वस्तु होता है, इससे अलग अलग किस्म के सामान बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये उत्पादन के उपयोग के लिए किए जाते हैं। ठीक है, दोहरी गणना से बचने के लिए इन्हें जीडीपी में नहीं गिना जाता है, क्योंकि इनका मूल्य अंतिम वस्तुओं में शामिल हो जाता है, और जीडीपी में मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं गिना जाता है क्योंकि इससे दोहरी गणना की समस्या आती है। ठीक है, कार में इस्तेमाल होने वाले टायर, स्मार्टफोन, माइक्रोचिप, ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो क्या होती है, ये मध्यवर्ती वस्तु होती हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी सामान में इनपुट का काम करती हैं, और उसके बाद जब बन के सामान तैयार हो जाता है उसके बाद मार्केट में जो है ये अंतिम वस्तु के रूप में इन सबको असेंबल करके बेचा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो हो गया अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में अंतर। तो इसमें कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कई बार एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि क्या अंतिम वस्तु जो मध्यवर्ती वस्तु होती है वो अंतिम वस्तु हो सकती है? ये कैसे हम समझ सकते हैं? तो ये हम कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु का उपयोग, ठीक है ना, उसके कार्य प्रयोजन के आधार पर किया जाता है, यानी उसका कार्य क्या है, अगर उसका यूज एट ए टाइम कर लिया जाता है तो वो क्या होगी, वो अंतिम वस्तु होगी। लेकिन अगर उसका उत्पादन किसी चीज के निर्माण के लिए किया जाता है तो वो क्या होगी, मध्यवर्ती वस्तु होगी। ठीक है ना, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं दूध। अगर दूध का यूज हम डायरेक्ट अपने सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए कर लेते हैं, या लेते हैं, यूज कर लेते हैं, पी लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो क्या हो गई, अंतिम वस्तु हो गई। लेकिन वहीं अगर एक हलवाई दूध को लेकर आता है तो वो क्या करेगा, उससे मिठाइयां बनाएगा, तो उसके लिए क्या हो गई, वो मध्यवर्ती वस्तु हो गई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वस्तु के अंतिम प्रयोग के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि वो वस्तु क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है या अंतिम वस्तु है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन हमारा आता है दोहरी गणना क्या है, उदाहरण के साथ बताइए। तो दोहरी गणना क्या होती है? जैसे हमने देखा भाई दोहरी गणना को जो है हम जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं। तो अब समझते हैं दोहरी गणना की समस्या कैसे उत्पन्न होती है। तो दोहरी गणना या डबल काउंटिंग तब होती है जब एक ही उत्पाद के मूल्य को कई बार गिना जाता है। यानी एक वस्तु का उत्पादन हुआ और वो अगर मान लीजिए अंतिम वस्तु है तो उसको क्या करेंगे, हम अंतिम वस्तु के तौर पर भी गिन लेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, मध्यवर्ती वस्तु के तौर पर भी गिन लेंगे। तो उसमें क्या होता है, दोहरी गणना की समस्या आ जाती है, जिससे आर्थिक मापदंड जैसे जीडीपी बढ़ जाता है। तो इससे हमें क्या दिखाई पड़ता है कि भाई हमारा जीडीपी जो है वो बढ़ा हुआ है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो इसे रोकने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को गिना जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अंतिम वस्तु के मूल्य को ही हमेशा गिनते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कार का उत्पादन जो है वो 2 लाख रुपए में होता है। ठीक है ना, कार को बनाया गया है 2 लाख रुपए में। ठीक है, तो देख सकते हैं कार है, इसको हमने 2 लाख में क्या कर दिया, बना के बेचा है। अब देखिए इस कार में अंतरिम वस्तुएं भी शामिल हैं, यानी कि कार ऐसे तो बनी नहीं होगी, इसमें कुछ अंतरिम वस्तुओं का भी यूज हुआ होगा। जैसे कार के उपयोग होने वाले स्टील, यानी इसका जो कवर बना होगा ये पूरा क्या है, ये स्टील से बनता है। ठीक है ना, फिर कार के टायर जो हैं वो हैं। ठीक है ना, उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर रेडियो, नेविगेशन सिस्टम, ये सारी चीजें लगती हैं। और अंतरिम वस्तुओं का कुल मूल्य अगर देखें तो कितना हो गया हमारा 80,000। अगर मान लीजिए हमारा जो स्टील था वो 50,000 का लगा और कार में टायर 10,000 के लगा दिए और उसके बाद जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थे वो 20,000 लगा दिए। ठीक है, तो एक देश के अंदर अगर हम समझें कि एक कार का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना, एक देश के अंदर एक कार का निर्माण किया जाता है और उस कार की कीमत 2 लाख रुपए रख दी गई है। ठीक है, यानी उसको बेचा कितने गया है, 2 लाख रुपए में बेचा गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अंतिम उत्पाद, यानी कह सकते हैं इसको ये हमारी क्या है, अंतिम वस्तु है। ठीक है, लेकिन अब क्या करते हैं, उसी देश के अंदर और क्या बनाया जाता है, ये आइटम्स भी बनाए जाते हैं। तो अब कहा जाता है भाई कैलकुलेट करो कि जीडीपी कितनी है। तो एक बंदा जीडीपी कैलकुलेट करने जाता है तो वो क्या कहता है, भाई 2 लाख रुपए की कार का उत्पादन हो गया है और उसके बाद देखता है कि भाई इसका 50,000 का उत्पादन है, 10,000 टायर का है और ये सब चीज मिला के कितने का हो गया, 80,000 का हो गया। यानी 80,000 का जीडीपी यहाँ, यानी 80,000 का उत्पादन यहाँ पे हुआ है और 2 लाख का उत्पादन यहाँ पे हुआ है। तो टोटल कितना हो गया, 2,80,000 का उत्पादन हो गया। तो ये सबसे बड़ी समस्या हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो 80,000 जोड़े जा रहे हैं, ये 80,000 का जो जीडीपी तय किया जा रहा है कि भाई उत्पादन जो है हमारा या सकल घरेलू उत्पाद जो हमारा है वो 80,000 भी है और प्लस में कार का उत्पादन 2 लाख भी है। तो टोटल जीडीपी कितनी हो गई, 2,80,000 हो गई। लेकिन वास्तव में ये चीज तो क्या हो गया है, पहले से इसके अंदर इन्वॉल्व करके ही तो 2 लाख रुपए बनाया गया है। तो हो गई ना दोहरी गणना, यानी 2 लाख जो था वो 2 लाख में हमने ये जो अंतरिम वस्तुएं थी ये पहले से क्या कर रही थी, इसके अंदर इंक्लूड कर ली थी। तो इसलिए जब जीडीपी काउंट किया जाता है तो हमेशा क्या देखा जाता है कि उस वस्तु का अंतिम जो मूल्य है वो क्या है, यानी जो उसके अंदर पहले से जो ये भी आंतरिक वस्तुएं लगाई गई हैं, जो आंतरिक वस्तुओं की कॉस्ट है वो पहले से क्या होती है, इसके अंदर ऐड कर ली जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी जीडीपी कैलकुलेट होगा तो हमेशा क्या देखा जाएगा, जो उत्पादन यानी अंतिम वस्तु है। ठीक है ना, क्योंकि अगर इसको भी जोड़ेंगे तो दोहरी गणना की समस्या हो सकती है। तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। ऐसे देश के अंदर तो बहुत सारे सामान बनते हैं, तो हर सामान की क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसीलिए जो अंतिम चीज होती है उसी को कैलकुलेट किया जाता है, यानी जो एक वस्तु का जो अंतिम मूल्य होता है वही जीडीपी में काउंट किया जाता है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी पेपर में आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है स्टॉक और प्रवाह में अंतर बताइए। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो समझते हैं क्या ये, देखिए स्टॉक और प्रवाह में अंतर। तो स्टॉक जो होता है यह एक निश्चित समय पर किसी विशेष चीज की मात्रा को दर्शाता है। यह किसी बिंदु पर मौजूद संसाधनों या संपत्तियों को मापा जाता है। यानी ये क्या है कि एक निश्चित निश्चित समय अवधि की बात कर रहा है कि भाई एक निश्चित समय अवधि है और उस समय बिंदु पर उसके पास संसाधन कितना है उसको मापने का काम करता है क्या, स्टॉक। वहीं जब हम प्रवाह की बात करते हैं तो यह एक निश्चित समय अवधि में किसी चीज की मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, तो ये किसको दर्शा रहा है, उसकी मात्रा को। यह किसी गतिविधि की गति या परिवर्तन को मापता है। तो ये क्या है, ये क्या कर रहा है, ये एक बिंदु पर मौजूद किसी मात्रा को नाप रहा है और वहीं ये क्या है, एक समय अवधि के दौरान, ठीक है ना, मात्रा को दर्शाता है। तो क्या परिवर्तन आया है उसको दर्शाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं
आपके बैंक खाते में वर्तमान में मौजूद राशि 50,000 है। यह स्टॉक है क्योंकि यह एक निश्चित समय पर आपके खाते में मौजूद धन की मात्रा को दर्शाता है। यानी आपसे पूछा जाता है भाई कि आपके बैंक में कितना पैसा है, तो आपने बोला भाई 50,000 रुपए, तो आपको पता है कि भाई 50,000 है और काफी समय से है, ठीक है ना, एक निश्चित समय पर हमारे पास है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे, क्योंकि वो रखा हुआ है, वो हमें पता है उसकी मात्रा, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। वहीं एक और एग्जांपल देखिए, एक महीने में आपके बैंक खाते में जो राशि जमा होती है, देखिए ये एक निश्चित समय में पड़ी हुई मात्रा है, और ये क्या है, परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक निश्चित समय में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे 10,000 रुपए जो हैं यह प्रवाह है, क्योंकि यह समय के दौरान एक महीने में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है, ठीक है। यानी आपके पास हर महीने 10,000 रुपए आपके अकाउंट में आ रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि आपके अकाउंट की मात्रा में जो हो रही है वो वृद्धि हो रही है, या अगर आप उस बैंक से कुछ पैसे निकाल लेते हैं तो क्या हो रहा है, वो घट रहा है। तो इसलिए ये जो परिवर्तन होता है इसे क्या कहा जाता है, प्रवाह कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसके, जैसे किसी की कुल संपत्ति, यानी किसी के पास कितनी संपत्ति है, वो क्या होगा, वो स्टॉक में गिना जाएगा। संसाधन जो भी हो गए, वो हर संसाधन को क्या कहा जाता है, स्टॉक में गिना जाता है। और वहीं जब हम प्रवाह की बात करते हैं तो किसी समय अंतराल में, जैसे प्रति किसी माह में, किसी वर्ष में मापा जाता है, और वार्षिक आय या उत्पादन या खर्च को मापा जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि भाई एक वार्षिक आय किसी की कितनी है, प्रति माह वो कितना कमाता है, ठीक है ना, और वो जो सामान उसने पहले खरीदा था उस सामान में अब क्या परिवर्तन आ गया है, या उसकी संपत्ति में अब क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो वो सब चीजें जो होती हैं वो प्रवाह के अंदर जोड़ी जाती हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, आय का चक्रीय प्रभाव समझाइए और दो क्षेत्र मॉडल आरेख के साथ। तो आय का चक्रीय प्रभाव क्या होता है, पहले ये समझते हैं। देखिए आय का चक्रीय प्रभाव जो है, देश का उत्पादन, आय और व्यय, यानी देश के अंदर जो उत्पादन होता है, जो आय होती है, और वो जो व्यय होता है, ठीक है, ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चक्र की भांति घूमते हैं। यानी जो उत्पादन है, आय है और व्यय है, वो क्या होता है, वो घूमता रहता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, ठीक है ना। यानी अगर कोई उत्पादन कर रहा है तो उस उत्पादन से किसी की आय होगी, और वो आय क्या करेगा, कहीं व्यय करेगा, और जिसने उसका व्यय लिया है वो क्या करेगा, फिर से उत्पादन करेगा। तो इस तरह से ये जो होता है हर क्षेत्र में घूमता रहता है, क्योंकि एक क्षेत्र का व्यय दूसरे क्षेत्र की आय होती है, ठीक है। यानी एक क्षेत्र जो होता है वो दूसरे क्षेत्र की क्या बनाता है, आय बनाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक आरेख के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम देंगे उत्पादन क्षेत्र और लेंगे हम पारिवारिक क्षेत्र, ठीक है ना। तो परिवार क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, तो ये जो है ये क्या करते हैं, उत्पादन और आय सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए पहले समझते हैं कि जो परिवार क्षेत्र है और जो उत्पादन क्षेत्र है, परिवार क्षेत्र क्या करता है, जो भी चीजें बनती हैं उनका उपयोग करता है, ठीक है, और जो उपयोग में चीजें होती हैं उनके लिए संसाधन भी देता है। तो उत्पादन क्षेत्र अगर किसी सामान को बना रहा है, ठीक है ना, अगर उत्पादन क्षेत्र मान लीजिए कोई उत्पादन करना चाहता है, तो उसे बहुत सारी चीजें जो है किससे लेनी पड़ती है, वो परिवार क्षेत्र से लेनी पड़ती है। जैसे एक परिवार क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र को क्या देगा, तो कारक सेवाएं देगा, यानी क्या देगा, भूमि। अगर उत्पादन करना है तो उत्पादन क्षेत्र को परिवार क्षेत्र से क्या लेनी पड़ेगी, भूमि लेनी पड़ेगी, वहां से श्रम लेना पड़ेगा, पूंजी, और उद्यमी भी जो होते हैं वो इसी क्षेत्र से आते हैं, ठीक है। तो परिवार क्षेत्र ने क्या किया, ये सारी चीजें किसको दी, उत्पादन क्षेत्र को। अब उत्पादन क्षेत्र क्योंकि उसने क्या किया, ये चीजें ली हैं, कारक सेवाएं ली हैं, तो उसे क्या करना पड़ेगा, कारक सेवाओं के बदले कारक भुगतान करना पड़ेगा। तो अब उत्पादन क्षेत्र क्या करेगा, इसके बदले क्या देगा परिवार क्षेत्र को, तो वो देगा कारक सेवाओं के भुगतान के लिए, अगर उसने भूमि ली है तो भूमि के बदले क्या देना पड़ेगा, उसे लगान देना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर उसने श्रम किया है तो श्रम के बदले क्या देगा, मजदूरी देगा। वहीं अगर उसने पूंजी ली है तो पूंजी के बदले क्या देगा, वो ब्याज देगा। वहीं अगर एक उद्यमी है, अगर उसने पैसा लगाया है, अपना दिमाग लगाया, तो वो क्या लेगा, लाभ लेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यानी परिवार क्षेत्र क्या करता है, उत्पादन क्षेत्र को कारक सेवाएं देता है, और इसी तरह उत्पादन क्षेत्र जो होता है इसके बदले में परिवार क्षेत्र को क्या देता है, वो कारक सेवाओं के लिए भुगतान देता है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब उसके बाद क्या किया, उत्पादन क्षेत्र ने ये सारी चीजें लेकर क्या बनाया, उसने बनाई वस्तुएं और क्या दी, सेवाएं। तो उत्पादन क्षेत्र क्या करता है, इन सब चीजों को लेकर क्या बनाएगा, वस्तुओं और सेवाएं बनाएगा। अब उत्पादन क्षेत्र क्या करेगा, इन वस्तुओं और सेवाओं को किसको देगा, वो देगा परिवार क्षेत्र को। अब जब उसने परिवार क्षेत्र को दिया तो परिवार क्षेत्र को भी क्या देना पड़ेगा उसके बदले, उत्पादन क्षेत्र को, उसको देना पड़ेगा उपभोग व्यय, यानी इसके बदले क्या देना पड़ेगा, उसे पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है ना। उपभोग यानी जो भी वो वस्तु लेगा उसका उपभोग कर रहा है तो भी पैसा देगा,
और अगर सेवाएं ले रहा है तो उसको भी पैसा देगा, यानी उसे व्यय करना पड़ेगा। तो इस तरह से यानी देख रहे हैं कि जो परिवार क्षेत्र है उत्पादन क्षेत्र को कुछ दे रहा है, तो उत्पादन क्षेत्र किसको दे रहा है, परिवार क्षेत्र को कुछ दे रहा है। वहीं अगर उत्पादन क्षेत्र से परिवार क्षेत्र कुछ ले रहा है तो परिवार क्षेत्र को भी बदले में क्या देना पड़ रहा है, उत्पादन क्षेत्र देना पड़ रहा है। तो ये जो एक प्रभाव है इसे ही क्या कहा जाता है, आय का चक्रीय प्रभाव कहा जाता है। इसी के अंदर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि वास्तविक प्रवाह क्या होता है और मौद्रिक प्रवाह क्या होता है। तो वास्तविक प्रवाह वो प्रवाह होता है जहां पर हमें वस्तुओं का लेन देन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वास्तविक प्रवाह क्या है, ये देखिए, ये जो है ये वस्तुएं हैं या सामान है, उनका लेन देन दिखाई देता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मौद्रिक वास्तविक प्रवाह कहते हैं। वहीं जहां हमें धन दिखाई देता है, पैसा या पैसा दिखाई देता है, जैसे ये देखिए ये वाला जो है, ठीक है ना, ये जो क्षेत्र, ये पूरा जो है, ठीक है ना, ये तो ये क्या होता है, ये हमारा मौद्रिक प्रवाह होता है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है, तो ये हमारा जो है वो आय का चक्रीय प्रभाव है, ठीक है ना। तो अगर आता है क्वेश्चन में तो आपको ये डेफिनेशन लिख के और आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक आय और हस्तांतरण आय में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो समझते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। कारक आय, यह आय उन कारकों से प्राप्त होती है जो उत्पादन में योगदान देते हैं, ठीक है ना। तो कारक आय कहां से मिल रही है, उत्पादन में योगदान दिया जाता है, जैसे अभी हमने देखा था, जैसे श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमिता, ठीक है ना। तो ये लोग क्या हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये उत्पादन में योगदान दे रहे हैं। वहीं जब हस्तांतरण आय की बात करते हैं तो यह आय उन लोगों को दी जाती है जो किसी उत्पादन प्रक्रिया में शामिल ही नहीं होते हैं, यानी ये उत्पादन नहीं कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी इनको क्या हो रही होती है, आय प्राप्त हो रही होती है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, जैसे हमने देखा था, वेतन हो गया, लाभ हो गया, किराया हो गया या ब्याज हो गया, ठीक है ना। तो अगर उन्होंने क्या किया, ये चीजें दी हैं तो उनके बदले में इनको क्या मिलता है, ये चीजें मिल जाती हैं, यानी जो उत्पादन में जो चीज उन्होंने लगाई होती है तो उसके बदले उन्हें क्या मिलता है, आय मिलती है। वहीं जब हम हस्तांतरण आय की बात करते हैं तो यह आमतौर पर सरकारी या सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत दी जाती है। तो इसमें सरकार जो होती है वो क्या कहती है, लोगों को सामाजिक कल्याण लोगों के सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए आमदनी देती है, जैसे पेंशन, वृद्ध पेंशन हो गया, भत्ते हो गए और दान हो गया, स्टूडेंट वगैरह को जो दिया जाता है, तो इस तरह से, या किसी ट्रस्ट को जो दान वगैरह मिलता है, तो ये सारी जो चीजें आती हैं वो किसके अंदर आती हैं, ये हस्तांतरण आय के अंदर आती हैं। यह आर्थिक, यानी अगर हम कारक आय की बात करते हैं तो ये आर्थिक गतिविधियों से उत्पन्न होती है। तो ये इसमें क्या करता है, कोई व्यक्ति या कोई संस्था क्या करती है, आर्थिक गतिविधियां करती है, जिनके बदले में उनको क्या होता है, आय प्राप्त होती है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम हस्तांतरण आय की बात करते हैं तो ये आमतौर पर बिना किसी आर्थिक गतिविधि या बिना किसी सेवा के प्रदान की जाती है। तो इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, वैसे ही प्राप्त होती है। यह आर्थिक विकास और उत्पादन में योगदान देती है। तो इससे क्या होगा, आर्थिक विकास होता है, जब आर्थिक क्रियाएं होती है तो उससे देश का जीडीपी बढ़ता है, तो आर्थिक विकास होता है। और यह सामान्यतः समाज में आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए होती हैं, लेकिन यह उत्पादन में सीधा योगदान नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं कि देश के अंदर जो असमानता है, अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है और समाज कल्याण कैसे किया जा सकता है, इनको ध्यान में रखकर जो है हस्तांतरण आय जो है वो दी जाती है लोगों को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है घरेलू आय और राष्ट्रीय आय के बीच में मुख्य अंतर बताइए, ठीक है ना। यानी अगर देश की हम बात करते हैं, देश की घरेलू आय क्या होती है और राष्ट्रीय आय क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस समझते हैं। तो घरेलू आय क्या होती है, यह आय उस देश के भीतर की गई आर्थिक गतिविधियों से उत्पन्न होती है जिसमें निवासियों और विदेशी दोनों के द्वारा उत्पादित आय शामिल होती है। यानी एक देश के अंदर उस देश के लोग या विदेशी जो भी लोग हैं देश के अंदर उत्पादन कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, घरेलू आय कहा जाता है। वहीं जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो यह आय देश के निवासियों द्वारा अर्जित कुल आय है, जिसमें घरेलू और विदेशों में अर्जित आय दोनों शामिल होती है। तो इसमें सिर्फ घरेलू आय को शामिल किया जाता है और इसमें जो विदेशों में जो लोग पैसा कमा रहे होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है, इसलिए वो क्या बनती है, राष्ट्रीय आय बनती है। केवल उसी देश की अर्थव्यवस्था में मापी जाती है जिसमें वह उत्पन्न होती है। तो ये कहाँ नापी जाती है, उसी देश में मापी जाएगी जिस देश में उत्पन्न हो रही है। वहीं ये किसी देश के निवासियों की आय को मापती है, चाहे वह देश के भीतर हो या विदेश में। तो इसमें दोनों को नापा जाता है, यानी देश के अंदर के लोगों का भी और बाहर के लोगों के भी जो आय को वो मापा जाता है। इसमें वेतन, लाभ, किराया और ब्याज जैसी आय शामिल होती हैं
जो उस देश में स्थित सभी इकाइयों से प्राप्त होती हैं। तो एक देश के अंदर जो भी वेतन है, लाभ है, किराया, उन सबको शामिल किया जाता है। और इसमें भी घरेलू आय के साथ साथ, एक तो घरेलू आय में ये जो चीजें इनको काउंट किया जाता है, प्लस में निवास गैर जो बाहर के निवासी होते हैं, निवासियों की आय भी शामिल होती है, जो विदेशों में काम करते हैं या निवेश करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक तो ये चीजें भी काउंट करी जाती है राष्ट्रीय आय में, प्लस में जो विदेशों में लोग काम कर रहे हैं, जो निवेश कर रहे हैं, उनको भी काउंट कर लिया जाता है, तब वो क्या बनती है, राष्ट्रीय आय बनती है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर एक विदेशी कंपनी भारत में उत्पादन करती है तो इसका उत्पन्न घरेलू आय में शामिल होता है। यानी अगर कोई विदेशी कंपनी देश के अंदर उत्पादन कर रही है तो उसको भी किस में शामिल किया जाएगा, घरेलू आय में शामिल किया जाएगा। अगर एक भारतीय नागरिक विदेश में काम करके आय अर्जित करता है तो वह राष्ट्रीय आय में शामिल होगी। और वहीं अगर एक व्यक्ति जो है विदेशों में काम कर रहा है और वहां से आय भारत के अंदर आ रही है तो उसको किस में शामिल किया जाता है, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी समझना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी के बीच अंतर बताइए। ठीक है ना, यानी जो हमारे देश की जो जीडीपी होती है वो दो तरह से देखी जाती है, एक जो होती है वास्तविक जीडीपी होती है और एक जो होती है मौद्रिक जीडीपी होती है। तो इनके बीच में डिफरेंस समझते हैं। मौद्रिक जीडीपी क्या होती है, यह एक देश की कुल आर्थिक उत्पादन की मात्रा है जो मौजूदा बाजार कीमतों पर मापी जाती है। ठीक है, तो याद रखना है किसमें नापी जाती है, ये बाजार कीमतों पर मापी जाती है। इसमें मुद्रास्फीति या कीमतों में परिवर्तन का प्रभाव शामिल होता है। तो इसमें क्या शामिल किया जाएगा, इसमें अगर मान लो किसी वस्तु की जो कीमत बढ़ गई है उसको भी मापा जाएगा। ठीक है ना, किसके अंदर, जीडीपी के अंदर, मौद्रिक जीडीपी के अंदर। वास्तविक जीडीपी क्या होती है, यह मौद्रिक जीडीपी का समायोजित रूप है जो मुद्रास्फीति को ध्यान में रखता है। तो इसके अंदर क्या होता है, मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा जाता है। यह वास्तविक उत्पादन की मात्रा को दर्शाता है। ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है, ये वास्तविक मात्रा को में देखा जाता है इसको। ठीक है, यानी ये क्या होता है, ये सेम ईयर का होता है और ये जो होता है ये बेस ईयर का होता है। ठीक है ना, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मुद्रास्फीति आय या कीमतों में वृद्धि के प्रभाव को समाहित करता है। यह समय के साथ साथ बढ़ सकता है भले ही उत्पादन की मात्रा स्थिर रहे। यानी ये किसको देखता है, ये कीमत को देखता है। बेशक से उत्पादन ना बढ़ रहा हो, उत्पादन के बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कीमत बढ़ रही है तो वो भी किसमें शामिल करी जाएगी, जीडीपी में शामिल करी जाएगी। वहीं जब हम वास्तविक जीडीपी की बात करते हैं तो मुद्रास्फीति को समायोजित करने के बाद मापा जाता है। यानी इसमें क्या किया जाता है, इसमें उत्पादन को माना जाता है, ना कि जो कीमतें बढ़ रही हैं उसको माना जाता है, जिससे यह वास्तविक उत्पादन के परिवर्तनों को दर्शाता है। तो ये उत्पादन को दर्शाता है। ठीक है ना, कि भाई कितना हमने उत्पादन किया, देश के अंदर कितना उत्पादन हुआ, उत्पादन से क्या फायदा हो रहा है उसको देखा जाता है। और इसके अंदर क्या देखा जाता है कि भाई कीमत बढ़ रही है, कीमत से जो फायदा हो रहा है उसको देखा जाता है। यह आर्थिक गतिविधियों की कुल मात्रा को दिखाता है लेकिन वास्तविक आर्थिक स्थिति को नहीं बताता है। तो ये आर्थिक गतिविधि को दिखाएगा कि भाई हमने इतना ज्यादा क्या है, इनकम जनरेट कर ली, इतना ज्यादा हमें फायदा हो गया है, लेकिन ये नहीं दिखाता कि भाई हमने उत्पादन कम किया है। यह दीर्घकालीन आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए बेहतरीन संकेत है क्योंकि यह कीमतों के प्रभाव को समायोजित करता है। तो यह साथ साथ में क्या दिखाता है भाई, कि उत्पादन बढ़ रहा है और कीमत भी बढ़ रही है, उत्पादन भी बढ़ रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, हम कीमतों को बढ़ा रहे हैं और उत्पादन को नहीं बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल है। तो यानी दीर्घकालीन परिस्थिति को दिखाता है कि भाई आज के समय में तो आप अच्छी जीडीपी दिखा देंगे, लेकिन भविष्य में जब उत्पादन नहीं होगा और कीमत बढ़ाएंगे तो उससे समाज में जो है वो आर्थिक जो अस्थिरता आएगी, तो उस चीज को भी ये इंडिकेट करता है, उस चीज को भी दिखाता है। तो हमें ये चीज भी ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से जो हमारा मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी है, ये एक देश की अर्थव्यवस्था को दिखाने का प्रयास करता है, जिसमें वास्तविक जीडीपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसी को ध्यान में रखकर जो है ज्यादातर नीतियां बनाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है, लेकिन इसके उपयोग की सीमाएं हैं। यानी जब हम जीडीपी काउंट करते हैं तो जीडीपी के आधार पर बताते हैं कि एक देश की आर्थिक समृद्धि कितनी है, लेकिन क्या सिर्फ जीडीपी के आधार पर, यानी सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत अच्छी है? ठीक है, और या उसमें कुछ और भी कमियां हैं जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो उनको समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं।
हाँ, कह सकते हैं कि भाई हम समझ जाते हैं कि एक जीडीपी जो है उस देश को इंडिकेट करती है कि भाई वो कितनी तरक्की कर रहा है, लेकिन कुछ सीमाएं होती हैं उसके अंदर, ठीक है। तो उन सीमाओं को भी समझना जरूरी है। जैसा आय का वितरण, जीडीपी यह नहीं दिखाता कि आय कैसे वितरित की गई है। एक देश का जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन आय का वितरण जो है वो क्या है, असमान है, तो इससे गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ सकती है, ठीक है ना। यानी क्या कहा जा रहा है कि आय का वितरण सही नहीं है, कुछ चुनिंदा लोग जो हैं वो अमीर बनते जा रहे हैं और जो गरीब है वो अभी भी गरीब है। तो इससे जीडीपी के बढ़ने से क्या फायदा है, क्योंकि आय का तो वितरण हो ही नहीं रहा, सबको तो उसका फायदा मिल ही नहीं रहा है। तो भारत और चीन में ऐसी समस्याएं बहुत देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। अमीर जो है वो और अमीर हो रहे हैं लेकिन गरीब जो है वो गरीब हैं, फिर भी हम जो है आर्थिक प्रगति कर रहे हैं। तो ये भी एक सीमा है कि भाई ये नहीं कहा जा सकता कि जिस देश की जीडीपी बहुत अच्छी है वहां पे आय का वितरण भी जो है वो समान होगा। जीडीपी केवल आर्थिक गतिविधियों को मापता है लेकिन ये समाज की भलाई या जीवन स्तर को नहीं दर्शाता है, ठीक है ना। तो ये वही बात हो गई कि भाई एक बंदा तरक्की तो कर रहा है लेकिन उसकी क्या है, समाज में उसकी जो स्थिति है वो अभी भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो पहला हो गया आय का वितरण, आगे समझते हैं। दूसरा बहताएं, ठीक है ना, जिसे एक्सट्रीमिटीज भी कहा जाता है। तो ये इसका भी हम देखते हैं कि दो प्रभाव पड़ते हैं जीडीपी के अंदर। पहला, जीडीपी में नकारात्मक बहताओं जैसे प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यदि एक उद्योग अधिक प्रदूषण फैलाता है तो इसकी आर्थिक गतिविधियां जीडीपी को तो बढ़ा सकती हैं लेकिन समाज में होने वाले नुकसान को नहीं। यानी क्या देख रहे हैं हम कि जीडीपी तो बढ़ रही है, यानी फैक्ट्रियां लगा दी गई हैं, फैक्ट्रियां लगाने से हम आर्थिक प्रगति हासिल कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक प्रगति के साथ उनसे जो धुआं और जो पानी, जो वायु प्रदूषित हो रहा है उस में जो कमी आ रही है उसको तो नापा ही नहीं जाता। तो ये भी क्या है, ये एक नकारात्मक तथ्य है जीडीपी का, यानी वो आर्थिक समृद्धि को दिखा रहा है लेकिन जो समाज के अंदर जो समस्याएं हो रही हैं उनको नहीं नाप रहा वो। जीडीपी की सकारात्मक बहताएं, अगर हम सकारात्मकता की बात करें, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को भी नहीं दिखाता है। तो ये भी नहीं दिखाता भाई कि इसमें हमारे यहाँ कि इस जीडीपी के बढ़ने से स्वास्थ्य और सेवाओं में क्या सुधार हो रहा है। ये चीजें समाज के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन सीधे जीडीपी में ही शामिल नहीं करी जाती कि भाई हमारे देश के अंदर जीडीपी से कितना हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा और इन सब चीज में परिवर्तन आ रहा है, इस आधार पर हम इसको भी नहीं देख पाते हैं। तो ये भी क्या है, एक सकारात्मक जो है वो बहताएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गैर वाणिज्य गतिविधियां, ठीक है, यानी जैसे घरेलू काम हो गया, जैसे कि बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल या आर्थिक गतिविधियां हो गई, ये जीडीपी में शामिल ही नहीं कही जाती क्योंकि इसमें भी तो काम हो रहा है, ठीक है ना। बुजुर्गों की देखभाल भी कोई कर रहा है, वो भी एक आर्थिक गतिविधि है, उसमें भी खर्चा होता है, ठीक है ना। या कोई महिला गृहिणी जो है वो घर के अंदर घरेलू काम कर रही है तो वो भी एक तरह से देख सकते हैं आर्थिक ही क्रिया है, लेकिन उसको क्या है, नहीं नापा जाता जीडीपी के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक समस्या है। नेक्स्ट देखते हैं, अवधि। जीडीपी जो है एक वर्ष के भीतर की आर्थिक गतिविधियों को नापता है, यानी जीडीपी क्या होता है, एक साल में एक बार उसको नापा जाता है, तो ये आर्थिक गतिविधि को मापता है लेकिन यह दीर्घकालीन विकास या स्थिरता को नहीं नाप सकता, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक साल के लिए देख सकते हैं लेकिन जीडीपी से लंबे समय में क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको नहीं देखा जा सकता। जीडीपी एक पूर्ण आर्थिक, अब एक चीज और देखते हैं हम, जो जीडीपी होती है, ठीक है ना, तो जीडीपी ही क्या सही है पैमाना नापने का आर्थिक और सामाजिक विकास का। तो अगर देखें, देखो आर्थिक समस्याओं को तो हम समझ सकते हैं भाई, जीडीपी से आर्थिक चीजों को नापा जा सकता है, लेकिन सिर्फ आर्थिक प्रगति ही तो इंपॉर्टेंट नहीं होती ना, कुछ और भी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं आर्थिक प्रगति के लिए। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जीडीपी को एक पूर्ण आर्थिक स्वास्थ्य संकेतक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, इसके साथ ही अन्य संकेतकों जैसे मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई और जीडीपी प्रति व्यक्ति का भी उपयोग करना आवश्यक है। तो यानी जीडीपी के साथ साथ किसी देश की समृद्धि के लिए इन चीजों को देखना भी जरूरी है, यानी प्रति व्यक्ति आय और एचडीआई रैंक भी इंपॉर्टेंट है। तभी अगर इन दोनों को साथ में लेकर चलते हैं तभी समझ सकते हैं कि भाई एक देश में जो है वो क्या बदलाव आए हैं और किस तरह से किसी देश की जीडीपी और उसकी आर्थिक और सामाजिक समृद्धि जो है वो साथ में हो रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है पेपर में, तो इसको आप ध्यान से समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना के तरीके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और एक क्वेश्चन इसके साथ ये भी पूछा जाता है कि भाई किस तरह से जो है राष्ट्रीय आय को नापा जा सकता है। तो अलग अलग 3 तरीके हैं, तीनों तरीकों के बारे में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं हम उत्पाद विधि। 3 तरीके होते हैं राष्ट्रीय आय की गणना के, तो पहले हम देखेंगे उत्पाद विधि। उत्पाद विधि क्या होती है,
इस विधि में कुल आर्थिक उत्पादन को मापा जाता है। ये सभी उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का जोड़ होता है। यानी उत्पादन विधि में जो भी उत्पादन हुआ है, उस जो भी वस्तु या सेवाओं का मूल्य है, उनको नाप लिया जाता है, जिसमें आपके कृषि हो गए, उद्योग हो गए, सेवा क्षेत्र, यानी तीनों क्षेत्र में जो भी उत्पादन हुआ है, तो सारे उत्पादन का जो मूल्य होता है उनको जोड़कर, ठीक है ना, उत्पादन को और प्लस सेवाओं के मूल्य को जोड़कर क्या निकाला जाता है, उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय निकाली जाती है, ठीक है ना। तो इसे हम मूल्य वृद्धि निकालने का सूत्र भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से जो है वो निकाली जाती है। तो इसको निकालने का जो तरीका होता है वो होता है जीवीए मार्केट प्राइस, जिसे हम सकल मूल्य वृद्धि बाजार कीमत पर कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर निकलता है, ठीक है ना, जीडीपी जो हमारा होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो जीवीओ होता है हमारा, यानी सकल उत्पाद का मूल्य बाजार कीमत पर में से क्या करते हैं हम, इंटरमीडिएट कंजप्शन आईसी, यानी मध्यवर्ती वस्तु को क्या करते हैं, वो घटा देते हैं। अब इस फॉर्मूले को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो फॉर्मूले में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है ना, या जो उनका एक तरीका होता है, उसको समझना जरूरी होता है। तो देखिए, जो जीवीओ होता है मार्केट प्राइस पे, वो कैसे बनता है। तो आपके पास जो भी संसाधन है, उन संसाधनों को किस तरह से जीवीओ में कैलकुलेट किया जाता है, उसको देखना जरूरी होता है। तो देखिए, बिक्री यानी सेल हमारी होगी और प्लस में स्टॉक, इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो क्या बनता है, वो जीवीओ मार्केट प्राइस पे आता है, ठीक है, ये फॉर्मूला जो कहता है। तो इसके अंदर देखिए, बिक्री हमारी कैसे होती है, बिक्री के अंदर क्या क्या होता है, घरेलू बिक्री हो गई, चाहे गृह का अन्य उत्पादक हो गए या सरकारी क्षेत्र हो गए, ये लोग सेल करते हैं, इनको जोड़ा जाता है, ठीक है, इन सबको जोड़ लिया जाता है। स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन, यानी स्वयं उपभोग के लिए भी अगर आपने कुछ उत्पादन किया है, उसको भी इसके अंदर जोड़ा जाता है। और जो निर्यात होता है उसको, इन तीनों को, यानी इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बनती है, वो बिक्री बनती है, ठीक है ना। उसके बाद स्टॉक क्या होता है, अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक, ठीक है ना, और माल सूची निवेश, ठीक है। तो इन तीन चीजों को जो है वो स्टॉक बनता है। तो पता है चेंज इन स्टॉक जो होता है, प्रारंभिक स्टॉक में से अंतिम स्टॉक को माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, स्टॉक आ जाता है। तो स्टॉक यानी इन सब चीजों को क्या करा जाता है, इन दोनों यानी बिक्री और चेंज जो हमारा स्टॉक होता है, इनको प्लस करके हम क्या बनाते हैं, जीवीओ मार्केट प्राइस बनाते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती उपभोग को जो है वो माइनस कर देते हैं। तो इसके अंदर क्या आता है हमारा, मध्यवर्ती उपभोग के अंदर कच्चे माल का क्रय हो गया, या मध्यवर्ती व्यय हो गया, या आयात हो गया। तो इनको क्या होता है, आईसी यानी इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी मध्यवर्ती उपभोग में शामिल किया जाता है। तो हमें याद रखना है कि कभी पूछा जाता है कि भाई मूल्य वृद्धि से निकालने के चरण बताओ, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। या दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो न्यूमेरिकल्स में आता है, और अगर न्यूमेरिकल्स में आता है तो आप इस फॉर्मूले के आधार पर क्या कर सकते हैं, वो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगली विधि देखते हैं। नेक्स्ट विधि जो है वो हमारी है आय विधि, ठीक है ना। तो आय विधि के द्वारा किस तरह से हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं। तो इस विधि में उन सभी आय का जोड़ होता है जो देश के निवासियों द्वारा अर्जित की जाती है और इसमें शामिल की जाती है। तो देश के जितने भी लोग हैं जो आय अर्जित करते हैं उनको शामिल किया जाता है। तो आय कहाँ से अर्जित होती है, वेतन से होती है, लाभ से होती है, किराए से होती है और ब्याज से होती है, ठीक है। तो इन तीन ये जो मुख्य चीजें हैं जिनको शामिल किया जाता है, ठीक है। अब आय विधि का सूत्र यानी किस तरह से फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं, इसके चरण पूछते हैं तो किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए, जो हमारा आय विधि से निकाला जाता है, आय विधि से जो निकाली जाती है राष्ट्रीय आय, वो घरेलू आय यानी एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पर निकाली जाती है, ठीक है। तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे निकालने के लिए हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट चीजों को जोड़ना पड़ता है, तब हमारी राष्ट्रीय आय बनती है। एक कर्मचारियों का पारिश्रम जिसे हम सीओई कहते हैं, दूसरा होता है हमारा प्रचलन अधिशेष जिसे हम ऑपरेटिंग सरप्लस भी कहते हैं, तीसरा जो आता है वो स्वनियोजितों मिश्रित आय यानी मिक्स्ड इनकम भी कहा जाता है। यानी इन तीनों का जो जोड़ होता है वो हमारा क्या बनाता है, घरेलू आय एनडीपी फैक्टर कॉस्ट बनाता है, ठीक है। और घरेलू आय से फिर हम क्या जाते हैं, राष्ट्रीय आय पे जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जो हमारा सीओई है, ठीक है ना, यानी जो कर्मचारियों का पारिश्रम है, इसमें कौन कौन सी चीजों को शामिल किया जाता है। तो इसके अंदर आता है हमारा नकदी में प्राप्त वेतन और मजदूरी, उसके बाद दूसरा वस्तु व सेवाओं के रूप में जो भुगतान होता है, तीसरा जो होता है वो सामाजिक सुरक्षा योजना में नियोक्ताओं का योगदान, ठीक है। तो सीओई में इनको शामिल किया जाता है। प्रचलन अधिशेष में हमारी क्या चीज आती है, प्रचलन अधिशेष में हमारी दो चीज होती है। सबसे पहले आती है संपत्ति से आय, दूसरी आती है उद्यमिता से आय। तो संपत्ति से आय में हमें क्या क्या मिलता है, किराया मिलता है, रॉयल्टी मिलती है, ब्याज मिलता है, ठीक है। वहीं उद्यमिता से आय की बात करते हैं तो इसमें क्या लगता है, निगम कर आता है, लाभांश आता है और अवितरित लाभ, ठीक है। तो इनको प्लस करके क्या बनाया जाता है, ऑपरेटिंग सरप्लस बनाया जाता है, ठीक है। तो इनको थोड़ा ध्यान रखना है।
मिक्स्ड इनकम जो होती है वो डायरेक्ट दी होती है, ठीक है ना। मिश्रित आय जो होती है, यानी जो लोग खुद अपनी आय, जैसे प्लम्बर हो गए, डॉक्टर हो गए, ठीक है ना, तो ये जो होती है मिक्स्ड इनकम के अंदर आती है, ठीक है। तो इस तरह से इन तीनों को कैलकुलेट करके क्या करा जाता है, हमारी जो होती है वो राष्ट्रीय आय निकाली जाती है, ठीक है। जो आय विधि पे निकलती है उसे क्या कहते हैं हम, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो इस तरह से हम क्या है निकाल सकते हैं, ये उसके चरण होते हैं, ठीक है। तो इनको यूज करके आप न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला आता है हमारा व्यय विधि। व्यय विधि क्या होती है, व्यय विधि का मतलब होता है कि जो हम पैसा व्यय करते हैं उन सबको जोड़ लिया जाता है इसके अंदर। जैसे इस विधि में कुल व्यय को मापा जाता है जो अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों द्वारा किया गया जाता है, यानी हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर जो लोग भी व्यय कर रहे हैं अर्थव्यवस्था के अंदर, उन सबके व्यय को जोड़ लिया जाता है। तो व्यय कौन कौन करते हैं, तो उपभोक्ता व्यय करते हैं, निवेश के द्वारा व्यय होता है, सरकारी व्यय होता है, और निर्यात, शुद्ध निर्यात होता है। ये सारे जो होते हैं व्यय होते हैं। तो इन व्ययों के आधार पर देखते हैं जो सूत्र है हमारा व्यय विधि का सूत्र। तो इसमें भी चरण पूछता है, यानी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जो है ये मार्केट प्राइस पे निकाली जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर आता है हमारा निजी अंतिम उपभोग व्यय, पीएफसीई जिसे कहा जाता है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, जीएफसीई, और उसके बाद आता है हमारा सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक सकल जो हमारा अचल पूंजी विनिर्माण होता है, और इसी के अंदर आता है स्टॉक में बदलाव, ठीक है ना, चेंज इन स्टॉक। और लास्ट में जो हमारा जोड़ा जाता है वो जोड़ा जाता है शुद्ध निर्यात आय, यानी हम क्या करते हैं इसमें निर्यात में से आयात को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है, यानी इस चरण से हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं का यूज करके हम न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी 3 विधियां हो गई। इन विधियों के द्वारा हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय जो है वो काउंट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है मुद्रा के महत्वपूर्ण कार्य बताइए, यानी एक देश के अंदर मुद्रा का क्या महत्व होता है और क्या कार्य होता है, ये हमें समझना है। तो मुद्रा के मुख्य कार्य, तो देखिए मुद्रा का पहला जो काम है वो है विनिमय का माध्यम, ठीक है ना। तो मुद्रा क्या है, पहला विनिमय का माध्यम है, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के लिए आदान प्रदान का एक साधन है, यानी अगर हमें कोई भी वस्तु या सेवा लेनी है तो उसके बदले में क्या करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, मुद्रा देनी पड़ती है। यह व्यापार को आसान बनाता है क्योंकि लोग सीधे वस्तुओं को नहीं बदलते, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान तरीका है कि भाई हर वस्तु और सेवा की एक स्टैंडर्ड वैल्यू रख दी जाती है मुद्रा के आधार पर, और हम क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। पहले क्या होता था कि वस्तु के बदले वस्तु लेना पड़ता था, तो उसमें समस्याएं थी, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, एक अच्छा साधन है, विनिमय का एक अच्छा साधन है। दूसरा, मूल्य का माप, यानी मुद्रा के जो मूल्य का है वो माप किया जा सकता है। तो मुद्रा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापने का मानक है। यह कीमतों को निर्धारित करने में मदद करती है, ठीक है ना। तो मूल्य का माप मतलब हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु या सेवा को क्या कर सकते हैं, एक माप दे सकते हैं उस मुद्रा के आधार पर, और आर्थिक गतिविधियों को स्पष्ट करती है, ठीक है, जिससे सामान को लेना और देना जो होता है वो आसान हो जाता है। नेक्स्ट, संचय का साधन है, ठीक है ना, यानी स्टोर ऑफ वैल्यू है इसकी, यानी मुद्रा को क्या करा जा सकता है, संचय किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। मुद्रा को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचय किया जा सकता है। लोग अपनी आय को मुद्रा में रख सकते हैं जिससे वे इसे बाद में खर्च कर सकते हैं, यानी मुद्रा को क्या करते हैं, सेविंग के रूप में रख लिया जाता है, बैंक वगैरह में रख लिया जाता है, और भविष्य में अगर हमें जरूरत है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। तो यानी इसे आसानी से रखा भी जा सकता है, यानी स्टोर ऑफ वैल्यू है इसकी। नेक्स्ट, भुगतान का साधन है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, मुद्रा के लेन देन किया जा सकता है, किसी भी सामान का लेन देन और भुगतान भविष्य में भी किया जा सकता है, जैसे ऋण या अनुबंध। मान लीजिए हमें किसी से ऋण लेना है या अनुबंध करना है, तो भविष्य के लेन देन के लिए भी क्या होता है, मुद्रा की एक वैल्यू होती है जो रख दी जाती है, और उसके आधार पर क्या होता है, लेन देन होता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, यूज है मुद्रा का। आगे फिफ्थ देखते हैं, तरलता, लिक्विडिटी होती है, यानी मुद्रा सबसे अधिक तरल संपत्ति है जिसे तुरंत और बिना कठिनाई के उपयोग किया जा सकता है। यह व्यावहारिक लेन देन को तेजी से संपन्न करने में मदद करता है। तरलता यानी जब आपको जितने पैसे की जरूरत है, लेन देन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, घर से या बैंक से निकाल के आसानी से ले और दे सकते हैं सामान को। लेकिन अगर और कोई जैसे वस्तु लेना, वस्तु के बदले वस्तु लेने में क्या होता है, समस्या आती है, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू भी नहीं रखी जा सकती और उसको जल्दी एक्सचेंज भी नहीं किया जा सकता। तो ये समस्याएं थी पहले, जो मुद्रा के आने से क्या हो गई, वो सोल्व हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा की आपूर्ति और मापन कैसे होता है। अब बात आती है भाई, मुद्रा जो है वो आती कहां से है, उसको मापते कैसे हैं, ठीक है ना। तो देखिए,
मुद्रा की आपूर्ति का एक अर्थव्यवस्था में उपलब्ध मुद्रा की मात्रा को दर्शाती है। तो मुद्रा की आपूर्ति मतलब है किसी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर उस देश के अंदर कितनी मुद्रा काम कर रही है, तो उसे क्या कहा जाता है, मुद्रा की मात्रा कहा जाता है। इससे विभिन्न घटकों के माध्यम से वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है ना। तो जो विभिन्न प्रकार की मुद्रा को मापते हैं, तो इसके मापने के कई तरीके हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ एक ही तरीका आता है, वो आता है मुद्रा आपूर्ति का माप M1, ठीक है ना। तो हम उसको समझेंगे। तो मुद्रा की आपूर्ति क्या होती है, अर्थव्यवस्था में ये बताती है कि भाई कितनी मात्रा में मुद्रा है। तो कैसे मापा जाएगा देश के अंदर कितनी मुद्रा है, तो इसको समझते हैं हम M1 के द्वारा। तो देखिए किसी देश के अंदर, ठीक है ना, कैश में कितना रुपया पड़ा हुआ है, यानी जनता के पास कितनी मुद्रा है सिक्के और नोट के रूप में, ठीक है ना, ये क्या होता है, इसे मुद्रा की आपूर्ति में मापा जाता है। दूसरा डिमांड ड्राफ्ट जिसे कहा जाता है, या वाणिज्य बैंकों के पास लोगों की जमा राशि जो भी, यानी जो भी पैसा हम बैंकों में जमा करते हैं डिमांड के रूप, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, उन सबको भी मुद्रा के प्रचलन में शामिल किया जाता है। तीसरा आता है अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट में आते हैं रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा राशि, यानी रिजर्व बैंक के पास भी बहुत सारा पैसा आता है, उनको भी क्या किया जाता है, उनको मुद्रा के संचालन में शामिल किया जाता है, ठीक है ना। तो रिजर्व बैंक के पास कौन कौन से पैसे होते हैं, सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों यानी नाबार्ड की रिजर्व बैंक के पास जमा राशियां, यानी जो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं वहां की जो जमा राशियां होती हैं। विदेशी केंद्रीय बैंकों और सरकारों की रिजर्व बैंक के पास जमा राशि, यानी बहुत सारे विदेशी बैंक हैं और सरकारी बैंक हैं जो अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा कराते हैं, इसको भी नापा जाता है इसके अंदर। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं IAMF और विश्व बैंक की जमा राशियां, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो भी हमारे देश के अंदर जो है वो पैसा भेजती हैं, तो इनको भी क्या है शामिल किया जाता है मुद्रा की आपूर्ति के अंदर, ठीक है ना। तो ये मुद्रा आपूर्ति के जो हमारे हैं मुख्य घटक हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुद्रा की आपूर्ति कौन करता है। अब बात आती है कि एक देश के अंदर नापा तो हमने देख लिया भाई इस तरह से मुद्रा को नापा जाता है। अब मुद्रा की आपूर्ति यानी कौन उसको संचालित करता है, हमारे देश के अंदर मुद्रा जो है वो कौन उसके प्रसार को बढ़ाता कौन है, यानी कौन मुद्रा को जो है वो आपूर्ति कराता है। तो देखिए मुद्रा की आपूर्ति जो है वो निम्नलिखित संस्थाएं कराती हैं। सबसे पहले केंद्रीय बैंक, ठीक है ना, तो सेंट्रल बैंक जो हमारा RBI है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मुद्रा का निर्माण और नियंत्रण करता है, यानी RBI काम क्या है, वो नई जो भी सिक्के या जो भी नोट छपते हैं, ठीक है ना, उनको कौन छापता है, RBI छापता है। तो वो क्या करता है, वो पैसे का निर्माण करता है, ठीक है, जैसे नई मुद्रा का निर्माण हो गया। ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए मौद्रिक नीति, यानी किस तरह से ब्याज रखा जाए, किस तरह से जो है पैसा जो है सर्कुलेशन में आए, उसके लिए जो नीतियां बनाना होता है वो भी कौन करता है, RBI करता है, ठीक है। दूसरा वाणिज्य बैंक जो जमा राशि से ऋण प्रदान करके मुद्रा का सृजन करते हैं। तो हम लोग जो भी पैसा जमा कराते हैं बैंक में, तो वो बैंक क्या करता है, अदर पर्सन को लोन देता है, तो उससे क्या होता है, मुद्रा की आपूर्ति होती है। सरकार जो वित्तीय नीतियां और बजट के माध्यम से मुद्रा को प्रभावित करती हैं, यानी सरकार क्या करती है, वित्तीय नीतियां बनाती हैं, जिससे क्या होता है, बजट के माध्यम से भाई कहाँ पैसा कितना खर्च होगा, कैसे पैसे का संचालन होगा, ये सारी चीजें बताती हैं। साथ ही हमारे जो वित्त मंत्रालय है वो क्या करता है, 1 रुपए के सिक्के और नोट भी छापता है। तो इस तरह से मुद्रा की आपूर्ति जो है वो सरकार भी करती है, ठीक है। साथ ही कुछ अन्य वित्तीय संस्थाएं भी हैं, यानी छोटी छोटी ऐसी संस्थाएं जो भी क्या करती हैं, मुद्रा का प्रसार करती हैं, यानी मुद्रा को लोन के रूप में और सब चीजों के रूप में लोगों को देने का प्रयास करती हैं। जैसे सहकारी बैंक हो गए, माइक्रोचिप फाइनेंस संस्थाएं, या छोटे छोटे स्तर पर वित्तीय सेवाएं हो गई। तो ये लोग भी क्या करते हैं, पैसे का जो है वो संचालन करते हैं, यानी पैसे को लोन के रूप में और किसी रूप में क्या करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये भी क्या है, मुद्रा के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य बताइए, यानी एक देश के अंदर जो केंद्रीय बैंक होता है उसके क्या काम होते हैं। तो भारत के अंदर जो केंद्रीय बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके काम देखते हैं। तो केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI भारत का एक केंद्रीय बैंक है जो देश की बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। यह नोट जारी करने वाली एकमात्र एजेंसी है और मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित भी करता है। यानी जो RBI है वो क्या करता है, नए नोट को भी छापता है और मुद्रा की आपूर्ति को भी क्या करता है, ये नियंत्रित करता है, ठीक है। अब इसके कार्यों को समझते हैं, कार्य क्या है। तो सबसे पहले काम इसका है, सरकार का बैंकर है ये, यानी ये किसका बैंकर है, सरकार का। RBI सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है जो देश के विदेशी मुद्रा भंडार का भी प्रबंधन करता है। तो जैसे हम लोग अपना पैसा जमा करवाते हैं
वाणिज्य बैंकों में, वैसे ही सरकार का जो सारा पैसा होता है वो कहाँ जाता है, आरबीआई के कंट्रोल में रहता है। और आरबीआई जो है विदेशों से जो लेन देन होता है, विदेशी जो मुद्रा होती है उसका भंडारण कैसे किया जाएगा, ये सब चीजें भी कौन देखती है, आरबीआई ही नियंत्रित करती है। ठीक है। सेकंड, बैंकर्स का बैंक है, यानी कि जैसे हम लोगों का बैंक वाणिज्य बैंक है, एसबीआई, आईसीआईसी, एचडीएफसी, वैसे ही इन सब यानी जितने भी ये वाणिज्य बैंक है इन सब का बैंक कौन है, उन सब का बैंक जो है वो आरबीआई है। वाणिज्य बैंकों से जमा स्वीकार करता है, यानी अगर वाणिज्य बैंकों के पास ज्यादा पैसा है तो वो कहां जमा कराएंगे, आरबीआई के पास, और उन्हें ऋण प्रदान करता है। और अगर उन बैंकों को पैसे की जरूरत है तो कौन ऋण देगा, आरबीआई देगा। क्लियरिंग हाउस सुविधा प्रदान करता है, यानी एक जो बैंक दूसरे बैंक से जो ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है ना, उन सब का जो देख रेख है या क्लियरेंस है, यानी एक बैंक के पास अगर दूसरे एक बैंक का कस्टमर अगर दूसरे बैंक से पैसे निकालता है तो उनकी जो भी क्लियरेंस या जो भी समस्याओं का समाधान होता है वो सारा जो काम कौन करता है, वो आरबीआई ही करता है। बैंकों को सीआर और एसएलआर का पालन सुनिश्चित करता है, ठीक है ना, जो हमारा कैश रिजर्व रेशो होता है और जो सॉलिडरी लिक्विड रेशो होता है, इन सबको जो कौन कंट्रोल करता है, ये आरबीआई करता है। ठीक है, इनको भी हम आगे देखेंगे इन दोनों को। नेक्स्ट, अंतिम ऋणदाता होता है ये। यदि कोई वाणिज्य बैंक वित्तीय सहायता नहीं पा रहा है तो वह आरबीआई से संपर्क करता है, जो उसे स्वीकृत प्रतिभूतियों के बदले ऋण देता है। मान लीजिए किसी बैंक के पास क्या है, पैसे नहीं है, ठीक है ना, कोई समस्याओं से जूझ रहा है, तो वो कहां जाएगा, वो आरबीआई के पास, क्योंकि अंतिम तो यही है ना कि आरबीआई उनको डूबने से बचाएगा। बहुत सारे ऐसे आपने बैंक देखे होंगे जिनकी हालत खराब हो जाती है, तो उसके बाद क्या करता है, आरबीआई उनको सपोर्ट करके क्या करता है, उनको खड़ा करता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं यस बैंक का, ठीक है ना, तो उसमें भी काफी समस्याएं थी, तो आरबीआई ने क्या किया था, उसे सपोर्ट करके बचाया था। ठीक है, तो वो क्या करता है, कुछ प्रतिभूतियों के बदले ऋण देता है, तो उससे कुछ प्रतिभूतियां लेता है, ठीक है ना, जो भविष्य का लेन देन होता है, ताकि अगर कोई समस्या है तो उसके द्वारा क्या करा जा सके, लेन देन किया जा सके। तो उसके आधार पर क्या करता है, वो लोन देता है किसको, उन वाणिज्य बैंकों को। विदेशी मुद्रा का संरक्षक है, यानी विदेशी मुद्रा से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सारा कंट्रोल किसका होता है, आरबीआई का होता है। तो आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करता है और विनिमय दर की स्थिरता के लिए प्रबंधित फ्लोटिंग का उपयोग भी करता है, यानी जो हमारा लेन देन हो रहा होता है एक देश से दूसरे देश के अंदर, जो हमारे पैसे की वैल्यू होती है, जो हमारे रुपए की वैल्यू होती है, उन सब के लिए, यानी हमारे देश के अंदर और देश के बाहर पैसे से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो उनके लिए जो होता है जो प्रबंधित फ्लोटिंग, यानी कैसे विनिमय तय किया जाए, वो सारा काम भी कौन करता है, आरबीआई ही करता है। ठीक है, समाशोधन गृह है ये। आरबीआई व्यावसायिक बैंकों के बीच लेन देन का निपटारा करता है, जिससे नगद लेन देन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है ना, तो इन जो आरबीआई है वो क्या करता है, जो भी वाणिज्य बैंक है उनके अंदर जो भी लेन देन की प्रक्रिया है, अगर उनमें से कोई समस्या आ रही है तो उन सब चीजों को भी देख रेख कौन करता है, वो आरबीआई ही करता है। ठीक है, और ये कोशिश करता है कि भाई नगद लेन देन की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है ना, ट्रांजेक्शन के द्वारा ही आरबीआई क्या करता है, इन दोनों को इनकी जो भी असहमति होती है उसको सहमति में बदलकर और इनके जो भी विवाद होते हैं उनको निपटाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऋण पर नियंत्रण। ठीक है, तो जैसा हमने देखा है कि भाई हमारे देश के अंदर जो भी होते हैं लोन वगैरह होते हैं, उन सब को जो तय करता है वो कौन करता है, वित्त मंत्रालय द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाती है, तो आरबीआई क्या करता है, उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आरबीआई अर्थव्यवस्था में ऋण की आपूर्ति को नियंत्रित करता है, जिससे मुद्रास्फीति और अस्फीति निपटने में मदद मिलती है। तो आरबीआई क्या करता है भाई कि अगर महंगाई ज्यादा हो रही है या कोई महंगाई ज्यादा हो रही है या कोई समस्या हो रही है, तो उन सब चीजों को नियंत्रित करके जो मुद्रास्फीति होती है या अस्फीति होती है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, वो आरबीआई ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण कैसे करता है। ठीक है, मान लीजिए एक देश के अंदर जो मुद्रा है, ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि देश में के बाजार के अंदर मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा हो जाती है और कभी कम हो जाती है। तो इन सारी समस्याओं से निपटने का काम किसका होता है, आरबीआई का होता है। तो वो क्या करता है, कुछ नीतियां बनाता है या कुछ उपकरण तैयार कर रखे हैं उसने, जिसके द्वारा वो इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए मुख्य दो प्रकार के उपकरणों का उपयोग करता है। एक होता है मात्रात्मक उपकरण और एक होता है गुणात्मक उपकरण। तो इन दोनों के द्वारा क्या करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है मुद्रा की आपूर्ति को। ठीक है, समझते हैं कैसे। सबसे पहले देखते हैं मात्रात्मक उपकरण। ये उपकरण संपूर्ण धन की आपूर्ति पर ध्यान करता है, यानी कि जो संपूर्ण धन है देश के अंदर, ठीक है ना, उसकी आपूर्ति कैसे हो रही है, उन सब चीजों को ध्यान में रखता है। ठीक है, जैसे बैंक दर,
यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। बैंक दर बढ़ने पर ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, जिससे ऋण महंगा हो जाता है और मंदी से इसे घटाकर सस्ते ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। बैंक दर वो दर होती है जिसपे आरबीआई जो होता है वो वाणिज्य बैंक को क्या देता है, लोन देता है। अगर वो क्या करेगा, ब्याज दर की बढ़ा के वाणिज्य बैंकों को देगा तो वो भी क्या आगे लोगों को बढ़ा के देंगे। वहीं अगर आरबीआई क्या घटा के देगा तो लोग भी क्या देंगे, लोगों को भी जो घटा के मिलेगा। तो इस तरह से ज्यादा या कम ऋण देना है वो कौन तय करता है, वो आरबीआई तय करता है। जब लगता है कि भाई बाजार में जो है वो महंगाई और जो मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा हो गई है तो वो क्या करेगा, उस बैंक दर को बढ़ा देगा, और लगेगा जब उसे कम करना है तो वो क्या कर देगा, उसको घटा देगा। ठीक है ना, तो घटाना और बढ़ाना जो होता है वो बैंक दर के द्वारा आरबीआई का काम होता है। नेक्स्ट, खुले बाजार की प्रक्रियाएं। आरबीआई सरकारी प्रतिभूति खरीदता या बेचता है। प्रतिभूतियां बेचने पर बैंकों से नकद खींचता है, जिससे उनकी ऋण देने की क्षमता घटती है। विपरीत स्थिति में खरीदने से ऋण उपलब्धता होती है। तो आरबीआई जो होता है बहुत सारी प्रतिभूतियां निकालता है। तो जो कमर्शियल बैंक होते हैं, जो वाणिज्य बैंक होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो इन प्रतिभूतियों को खरीद लेते हैं। ठीक है, तो प्रतिभूतियों को खरीदने से क्या होता है, जो पैसा मार्केट में होता है वो क्या होता है, वो खिंच जाता है, निकाल लिया जाता है। यानी पैसा सारा कहाँ आ गया, प्रतिभूतियां अगर खरीदी उन्होंने तो सारा पैसा किसको देंगे, आरबीआई के पास आ जाएगा। वहीं जब उनको लगता है भाई पैसे की कमी है तो प्रतिभूतियां क्या करते हैं, आरबीआई को बेचते हैं, तो आरबीआई उनको वापस करता है पैसे। तो इस तरह से क्या करता है, वो नियंत्रण रखता है इन सब चीजों पर। ठीक है ना, कि जो अर्थव्यवस्था है वो स्थिर बनी रहे। अगला, रेपो दर। यह वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्प अवधि के लिए ऋण देता है। मुद्रास्फीति में इसे बढ़ाकर धन की आपूर्ति कम की जाती है, जबकि अवस्थिति में घटाकर बढ़ाई जाती है। ठीक है ना, तो ये वो है जब अल्पकालीन के लिए किसी वाणिज्य बैंक को जो ऋण की जरूरत होती है तो रेपो दर पर क्या दिया जाता है, वो ऋण दिया जाता है। तो इसमें भी वही होता है कि भाई जब इसे बढ़ाना होता है तो क्या आपूर्ति कम की जाती है। ठीक है ना, और अगर अवस्थिति में है तो उसे क्या कर, घटाकर बढ़ाई जाती है। तो आरबीआई इसको रेपो दर के द्वारा भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, रिवर्स रेपो रेट। यह वाणिज्य बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से जमा स्वीकार करता है। इसमें बैंकों को जमा आय मिलती है। यानी ये क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट का मतलब है कि वाणिज्य बैंक, जो आरबीआई जो होता है वो वाणिज्य बैंकों से पैसा लेता है और प्रतिभूतियों के रूप में, और उसके बाद क्या होता है कि वो उनको क्या आरबीआई को क्या करना पड़ता है, उनको उसके बदले में क्या देना पड़ता है, ब्याज के रूप में आय देनी पड़ती है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट, अब आता है नगद आरक्षित अनुपात, CRR, कैश रिजर्व रेशो कहते हैं इसे। यह कुल जमा राशि का वह न्यूनतम प्रतिशत है जिसे आरबीआई के पास रखना आवश्यक होता है। CRR घटने से मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है, जबकि बढ़ाने से कम होती है। तो CRR क्या होता है, ये कुल जमा राशि वह न्यूनतम प्रतिशत है जो आरबीआई के पास, यानी जो जितने भी हमारे वाणिज्य बैंक हैं वो आरबीआई के पास में कुछ नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR के रूप में रखते हैं। क्यों रखते हैं, कि ताकि अगर भविष्य के लेन देन में कस्टमर को कोई समस्या आए तो आरबीआई क्या कर सके, वो लेन देन कर सके। ठीक है, तो अगर उसने CRR अगर घटा देंगे, यानी अगर CRR का प्रतिशत जो है वो घटेगा तो क्या होगा, मुद्रा ज्यादा आपूर्ति होगी, यानी ज्यादा रिलीज होगी। वहीं अगर क्या करेगा, उसे बढ़ा देगा CRR को, तो क्या हो जाएगा, मुद्रा कम रिलीज होगी। तो इस तरह से क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं नगद आरक्षित अनुपात के द्वारा। ठीक है ना, कैश रिजर्व रेशो के द्वारा। वैधानिक तरलता अनुपात, ये SLR होता है। ठीक है ना, सोलिड लिक्विड रेशो। यह परिसंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत तरल रूप में बनाए रखने की आवश्यकता है। SLR बढ़ाने से मुद्रा आपूर्ति कम होती है और घटाने से बढ़ती है। तो SLR वो होता है जो बैंकों को अपने पास तरलता के रूप में रखना पड़ता है। यानी अगर किसी ने पैसा जमा किया बैंकों के अंदर तो वो पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो लोन के रूप में नहीं दे सकते जो बैंक हैं, वाणिज्य बैंक हैं, किसी को भी। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो बैंक के अंदर क्या होगा, तरलता की कमी होगी। इसीलिए आरबीआई क्या करता है, एक SLR फिक्स करता है कि भाई आपको अपने बैंक के अंदर इतने SLR के रूप में पैसा रखना ही पड़ेगा, ताकि कस्टमर अगर आए तो आप उनको क्या कर सके, पैसा कैश के रूप में दे सके। ठीक है, तो इस तरह से जो है बैंक जो होता है वो मात्रात्मक रूप में जो है वो कंट्रोल करता है पूरे जो धन की आपूर्ति होती है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट आता है हमारा गुणात्मक उपकरण। ठीक है ना, तो वो मात्रात्मक था जिसे कंट्रोल किया जाता था, ये आता है गुणात्मक उपकरण। ये उपकरण चुनिंदा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आरबीआई, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन क्षेत्रों पर उनको लगता है कि भाई पैसा रिलीज करने की जरूरत है, देने की जरूरत है, ऋण देने की जरूरत है, तो उस समय आरबीआई जो होता है इनका उपयोग करता है। ठीक है, पहला आता है नैतिक दबाव।
आरबीआई बैंकों और मौद्रिक नीति का पालन करने के लिए राजी करता है, जैसे सलाह और चर्चाओं के माध्यम से। तो आरबीआई भाई उनसे सलाह और चर्चा करता है कि भाई कि कहाँ पे आपको क्या देना है, ऋण देना है। ठीक है, नेक्स्ट मार्जिन आवश्यकता, यह ऋण की राशि और सुरक्षा के मूल्य के बीच का अंतर है। मार्जिन बढ़ाने से उधारी जो होती है वो कम होती है और घटाने से बढ़ती है। तो मार्जिन वो राशि होती है जब बैंक किसी को लोन देता है तो उसके बदले में क्या होता है, उसको कुछ अपनी कोई भी एक एसेट होता है वो बैंक को देना पड़ता है। तो उसके अंदर क्या होता है, जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उस वैल्यू के आधार पर लोन नहीं जाता। मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए अगर किसी को लोन लेने हैं तो 1 लाख रुपए की जो वैल्यू का उसे अपना जो भी एसेट है वो रखना पड़ता है, गिरवी कह सकते हैं एक तरह से सिक्योरिटी के रूप में। तो उस 1 लाख के रूप में क्या करेगा बैंक जो होगा, वो क्या करेगा, सिर्फ 70,000 ही क्या देगा, आपको लोन देगा। ठीक है ना। तो अब वो आरबीआई तय करेगा भाई उसको इस मार्जिन को घटा और बढ़ा सकता है। हो सकता है कि वो 70 से 80 भी कर दे बढ़ा के, या 90 भी कर दे। तो इसे क्या कहा जाता है, मार्जिन कहा जाता है। तो ये एक तरह से क्या होता है कि अगर क्या करेगा वो 70 से 80 कर देगा, मार्जिन बढ़ा देगा तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा, लोन और ज्यादा बढ़ जाएगा। और वहीं अगर क्या करेगा, उसको घटा देगा तो लोन क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो ये भी जो होती है एक नीति होती है आरबीआई की, किस तरह से वो क्या करे, मुद्रा की आपूर्ति करे। ठीक है, अगला आता है हमारा क्रेडिट राशनिंग। तो यह चुनिंदा क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को सीमित करने के लिए ब्याज दरों को निर्धारित करता है। तो आरबीआई क्या कहता है कि भाई कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में क्या है, ऋण की जरूरत है। तो आरबीआई उनसे सलाह मशवरा करके ये कहता है भाई इन क्षेत्रों पर क्या दिया जाए, ऋण दिया जाए, कम ऋण करके दिया जाए, ताकि भाई ये जो क्षेत्र हैं वो आगे बढ़ सकें। ठीक है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो गया या हस्तशिल्प क्षेत्र हो गया, तो ऐसे क्षेत्रों में जो होता है वो क्रेडिट राशनिंग, यानी गवर्नमेंट कहती है कि भाई इन क्षेत्रों में ही ऋण प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा किस तरह से जो आरबीआई है या केंद्रीय बैंक है वो धन की आपूर्ति करता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, तो आप थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट आता है हमारा बजट के उद्देश्य बताइए। ठीक है, यानी बजट क्या होता है और उसके बजट के उद्देश्य क्या होते हैं। तो बजट आपको पता ही है, एक वित्तीय वर्ष के अंदर एक देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बजट पेश किया जाता है कि भाई कहाँ से जो होगा पैसा आएगा और कहाँ पे पैसा खर्च किया जाएगा। ठीक है ना, तो वो बजट होता है। तो बजट के उद्देश्य क्या होते हैं, तो बजट के उद्देश्य जो है वो है आर्थिक विकास करना, यानी देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना जिससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। यह उत्पादन क्षमता में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करता है। ठीक है, यानी किसी भी देश की अगर अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है तो सरकार का ये उद्देश्य होता है ना भाई किस तरह से आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाया जाए। तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, आर्थिक नीतियां बनानी पड़ेगी। और आर्थिक नीति के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसा कहां से आएगा, वो बजट से आएगा। तो इसलिए बजट का पहला उद्देश्य होता है कि किस तरह से किसी देश की आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाया जाए और लोगों के जीवन स्तर को कैसे अच्छा किया जाए। ठीक है, सेकंड, आय में विषमता को दूर करने के लिए। ठीक है ना, भारत जैसे विशाल देश में बहुत सारी असमानताएं हैं, तो उन असमानताओं को दूर करने के लिए, उन विषमताओं को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, बजट बनाया जाता है और कुछ छूट दी जाती है। जैसे प्रगतिशील करों और आर्थिक सहायता के माध्यम से आय विषमता को कम करना, अमीरों पर अधिक कर लगाकर और गरीबों को सहायता देकर यह संभव है। ठीक है ना, तो आय की विषमता को दूर किया जाता है, भाई जो अमीर हैं उन पे क्या लगाया जाएगा, ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा, और गरीब को है बहुत सारी चीजों में राहत दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज। आय का पुनर्वितरण, धन को अमीरों से गरीबों की ओर पुनर्वर्तित करना ताकि गरीबों की वास्तविक आय बढ़े। यह कर सहायता और सार्वजनिक व्यय के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो आय का पुनर्वितरण किस तरह से किया जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बजट में कुछ ऐसी नीतियां बनाती है जिससे अमीरों से पैसा लिया जाए, अमीरों से ज्यादा कर लिया जाए। ठीक है ना, और उन करों से, यानी उन करों से क्या किया जाए जो गरीब हैं, तो गरीबों तक पहुंचाया जाए। जैसे मुफ्त में राशन वगैरह हो गया, ठीक है ना, और स्कूल वगैरह हो गया, कॉलेज वगैरह हो गया। तो इन सब चीज़ों के लिए जो धन होता है उसकी व्यय की जरूरत होती है। तो सार्वजनिक व्यय के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आय का पुनर्वितरण करती है। और ये सारी नीतियां जो है वो बजट में ही बनाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संसाधनों का उचित वितरण। ठीक है, तो संसाधनों का उचित वितरण करना होता है, क्योंकि भाई अमीर लोगों के पास तो संसाधन है, वो संसाधन का ज्यादा यूज करेंगे, गरीब लोगों के पास नहीं है। तो इसलिए बजट में नीति बनाई जाती है ताकि संसाधनों का उचित वितरण हो सके। तो संसाधनों को प्राथमिकता के अनुसार आवंटन करना ताकि सामाजिक और आर्थिक विकास संतुलित हो। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, सामाजिक और आर्थिक विकास को संतुलित करना होता है। उत्पादन क्षेत्रों को अधिक फंड देकर विकास को संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, उन क्षेत्रों को फंड देती है जो अभी क्या है, जिनमें
उनमें समस्याएं और उत्पादन क्षेत्र में उन्हें काफी समस्याएं आ रही है, तो उनको फंड देकर उनको क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वो क्या कर सके, उत्पादन को और ज्यादा बढ़ा सके। तो बजट में ये सब चीजें भी देखी जाती हैं। आर्थिक स्थिरता, देखो एक देश के अंदर जो होता है, अर्थव्यवस्था जो होती है वो हमेशा एक समान नहीं होती है, तो आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। तो इसलिए बजट में पहले से प्रावधान किया जाता है कि इस स्थिति में क्या किया जाएगा। तो इसमें कीमतों को नियंत्रित करने, मंदी और तेजी की स्थिति पर काबू पाना, जिससे आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके, ठीक है ना। तो मंदी वगैरह हो गई या तेजी हो गई, ठीक है, तो इन सब पे नियंत्रण करना जो होता है वो काम सरकार का होता है, और वो सब चीजें जो होती है वो बजट के अंदर पेश करती है, ठीक है, सुनिश्चित होती है। इसके लिए कर और सार्वजनिक व्यय का उपयोग किया जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है उसके अंदर, कर का जैसे हमने देखा था कि वो क्या करती है, ऋण हो गया या कर हो गया, उसको घटाती है और बढ़ाती रहती है, ठीक है ना। और जहां पर कमी महसूस होती है वहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, सार्वजनिक व्यय करती है, जिससे फायदा हो सके लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन, ठीक है। तो बजट के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे सार्वजनिक उद्यम है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो उनका भी प्रबंधन करती है, ठीक है ना। सार्वजनिक उद्योगों में जैसे रेलवे, ऊर्जा कंपनियां, कुशल प्रबंधन और वित्तीय समर्थन बजट आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है कि भाई किस तरह से ये संस्थान जो है चलेंगे, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को भी जो कंट्रोल वो किसके द्वारा किया जाता है, वो सब बजट के द्वारा किया जाता है। क्योंकि सार्वजनिक जो क्षेत्र होते हैं उसमें कई बार समस्याएं आ जाती हैं, कमियां आ जाती हैं, तो उनको दूर करने के लिए बजट में पहले से क्या किया जाता है, प्रावधान किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारे हो गए, ये बजट के उद्देश्य हो गए कि किस तरह से बजट जो है वो पेश किया जाता है और क्या उसके उद्देश्य होते हैं, ठीक है। अगला समझते हैं कि जो बजट पेश किया जाता है, तो बजट जैसे हमने देखा, बजट का मतलब क्या है कि एक वित्तीय वर्ष के अंदर सरकार कहां से पैसा लाएगी और कहां पर खर्च करेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके अंदर आता है सरकार की बजट प्राप्तियां, यानी गवर्नमेंट कहां से बजट प्राप्त करती है और कहां पर क्या करती है, वो लगाती है। तो देखो सरकार की जो बजट प्राप्तियां होती हैं वो दो प्रकार से होती हैं। एक होती है राजस्व प्राप्तियां, ये वह सरकारी प्राप्तियां हैं जिनसे, देखो राजस्व प्राप्तियां समझना जरूरी है। राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, जिसमें गवर्नमेंट की देनदारियां, लायबिलिटी उत्पन्न नहीं होती, यानी गवर्नमेंट को कुछ देना नहीं है, बदले में क्या होगा, बिना कुछ दिए गवर्नमेंट को क्या होगा, यहां से प्राप्तियां होंगी, ठीक है ना, यानी उसको आय प्राप्त होगी या धन प्राप्त होगा। परिसंपत्तियां कम नहीं होंगी, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट की परिसंपत्तियां कम नहीं होती हैं, ठीक है ना, यानी गवर्नमेंट को कुछ देना नहीं है, बस लेना लेना है, ठीक है ना। तो राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, जहां देनदारियां नहीं होती हैं और परिसंपत्तियां भी कम नहीं होती, बिना दिए क्या होता है यहाँ पे उनको धन मिलता है, ठीक है ना, आय प्राप्त होती है, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं, यह वह सरकारी प्राप्तियां जिनमें सरकार की, इसमें क्या होगा, इसमें देनदारियां उत्पन्न होती हैं, यानी गवर्नमेंट को अगर एसेट, अगर कुछ कमाना है, कुछ आय करनी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे देनदारियां उत्पन्न करनी पड़ती हैं। और परिसंपत्तियां भी क्या होंगी, कम होंगी, ठीक है ना, या तो या वो देनदारियां हैं तो परिसंपत्तियां भी क्या कम होती हैं। तो ये याद रखना है, पूंजीगत प्राप्तियों में क्या होता है, इसमें देनदारियां उत्पन्न होती हैं और परिसंपत्तियां भी क्या होती है, कम होती हैं, ठीक है ना। पूंजीगत प्राप्तियों यानी कुछ दे के कुछ लिया जाता है। वहीं राजस्व प्राप्तियों में क्या होता है, देनदारियां भी उत्पन्न नहीं होती और परिसंपत्ति भी कम नहीं होती, ठीक है। आगे देखते हैं राजस्व प्राप्तियां। तो देखो राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, कर राजस्व, यानी सरकार द्वारा लगाए गए सभी करों और शुल्कों से प्राप्त राशि, यानी गवर्नमेंट जो भी कर लगाती है और जो भी शुल्क लगाती है, वहां से जो पैसा गवर्नमेंट को मिलता है वो कर राजस्व का हिस्सा होता है, ठीक है। तो इसमें दो तरह के कर आते हैं, एक आता है प्रत्यक्ष कर और एक आता है अप्रत्यक्ष कर, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष कर क्या है, यह वह कर है जिसका भार देनदारी एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, ठीक है ना। तो राजस्व कर प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जो डायरेक्ट किसी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। तो भार और देनदारी किसके पर है, एक ही व्यक्ति के ऊपर, ठीक है ना। तो ये कौन से होते हैं, आयकर, निगम कर और धन कर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं, यह वह कर है जिसका प्रारंभिक भार किसी व्यक्ति पर होता है, यानी शुरुआत में वो भार किसके ऊपर होगा, एक व्यक्ति पर होगा, लेकिन इससे दूसरे पर डाला जा सकता है, ठीक है। यानी शुरुआत में अगर आपने कोई चीज खरीदा है तो उसका भार आपके ऊपर ही है, लेकिन जब आप वो किसी को बेचेंगे तो अपने टैक्स का भार किस पे डाल देंगे, दूसरे पे डाल देंगे, ठीक है। तो इसमें आपका जीएसटी आ जाता है, ठीक है ना, विक्रय कर आ जाता है, सीमा शुल्क आ जाता है, ठीक है ना। तो ये अप्रत्यक्ष कर के अंदर आते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट देखते हैं गैर कर। अब दूसरे आते हैं, एक तो हमने देखा भाई कर राजस्व और ये गैर कर होते हैं, यानी इसमें गवर्नमेंट क्या होती है, बिना कर के पैसा लेती है, कमाती है, ठीक है ना। तो एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो प्रशासनिक कार्यों से उत्पन्न होते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट को पैसा कहां से मिलता है, प्रशासनिक कार्यों से मिलता है, ठीक है। जैसे ब्याज प्राप्तियां, गवर्नमेंट कहां से पैसा लेगी, ब्याज, यानी सरकार ने ऋण दे रखे हैं तो उसके बदले क्या लेगी,
चाहे वो राज्य सरकार हो गए चाहे निजी उद्यम हो गए, उनसे क्या लेगी, वो ऋण लेगी। ठीक है, तो वहां से पैसा होता है। लाभ और लाभांश, सार्वजनिक उद्योगों से प्राप्त लाभ जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक और बीमा निगम, तो गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उनसे गवर्नमेंट को जो पैसा प्राप्त होता है, लाभ और लाभांश। अधिग्रहण या स्वायत्तता, बिना दावेदार के छोड़ी गई संपत्ति का अधिग्रहण, यानी अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो भी, अगर उस प्रॉपर्टी का कोई वारिस नहीं है तो अधिग्रहण कर लेती है कौन, गवर्नमेंट अधिग्रहण कर लेती है, तो वहां से इनकम होती है। विशेष आकलन, विशेष क्षेत्र में विकास के कार्यों के लिए संपत्ति मालिकों से वसूली। विशेष आकलन का मतलब होता है अगर गवर्नमेंट ने कहीं पर कोई काम किया, ठीक है, और उस काम से आपको फायदा हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बाद में उस पर टैक्स लगा देगी। ठीक है, कि भाई इतना पैसा ये हमने काम करके दिया है आपके क्षेत्र में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना पैसा आपको देना पड़ेगा इन कार्यों के लिए। ठीक है ना, तो वो वसूला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, विशेष आकलन। फीस और जुर्माना, प्रशासनिक कार्यों से प्राप्त फीस जैसे स्कूल की फीस, पासपोर्ट बनवाना, तो ऐसी बहुत सारी एजेंसियां हैं ना जो अलग अलग चीज़ों का निर्माण करती है, कानून तोड़ने पर जुर्माना, तो इन सब चीज़ों से भी गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा अर्जित करती है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की जो है कर राजस्व और गैर कर राजस्व से जो है वो वसूलियां हैं, यहाँ से गवर्नमेंट क्या करती है, प्राप्तियां करती है बजट के लिए पैसे की। ठीक है, नेक्स्ट पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां समझते क्या होते हैं, सरकार की वे प्राप्तियां जो देनदारियां पैदा करती हैं, इससे क्या होता है, देनदारियां होती हैं गवर्नमेंट की, यानी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अगर कुछ प्राप्त करना है तो उसे देना पड़ेगा, और परिसंपत्तियां कम कर देती हैं। ठीक है ना, तो इन्हें क्या कहा जाता है, पूंजीगत प्राप्ति, यानी अगर गवर्नमेंट को कुछ प्राप्त करना है तो कुछ देना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले आता है हमारा आंतरिक व विदेशी ऋण। तो सरकार अपने व्यय को पूरा करने के लिए खुले बाजार से, भारतीय रिजर्व बैंक से, विदेशी सरकारों से, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज लेती है। समझे आप, कर्ज लेकर गवर्नमेंट क्या करती है, उधार की धनराशि जो है वो पूंजीगत प्राप्तियां, क्योंकि इससे सरकार की देनदारियां निहित हैं। तो गवर्नमेंट को पैसा कहां से मिला, प्राप्तियां कहां से हुई, उधार से, और अगर कर्ज लिया है, उधार लिया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक धनराशि तो देनी ही पड़ेगी ना ब्याज के तौर पर, तो यहां पर गवर्नमेंट की क्या हुई, देनदारियां हैं, तो इसलिए ये क्या हुई, पूंजीगत प्राप्तियां। क्यों, क्योंकि अगर पैसा लिया है तो बदले में ब्याज देना है। सेकंड, ऋणों और अग्रिमों की वसूली, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों व विदेशी सरकारों को जो ऋण जो भूतकाल में दिए गए थे उनकी वसूली पूंजीगत प्राप्ति होती है। अब गवर्नमेंट भी क्या करती है, गवर्नमेंट भी बहुत सारे लोगों को ऋण देती है, ठीक है ना, राज्य सरकारों को दे देगी, किसी उद्यमी को चाहिए उसको दे देगी, तो इन सबको जब गवर्नमेंट ने ऋण दिया, यानी कुछ दिया और उसके बदले उसे क्या होती है, आय प्राप्त होती है, ब्याज प्राप्त होता है, तो उसे भी किसमें शामिल किया जाता है, उसे भी हम पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल करते हैं। ठीक है, आगे आता है विनिवेश, ये भी गवर्नमेंट का पैसे कमाने का एक अच्छा साधन है। ठीक है ना, पूंजीगत प्राप्तियों में आता है, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ चुने उद्यमों शेयर्स पूर्ण रूप या आंशिक रूप से बेचकर पूंजी प्राप्त करती है, इसे विनिवेश या निजीकरण भी कहा जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें जो उसकी चीजें हैं उनको क्या कर देती है, वो बेच देती है, अपने शेयर या बॉन्ड्स, जैसे रेलवे वगैरह हो गया, ठीक है ना, LIC वगैरह आपने सुना ही होगा, तो इन सब में गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ प्रतिशत जो होती है वो बेच देती है या निजीकरण कर देती है, तो वहां से भी गवर्नमेंट को आय प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि इससे सरकारी उद्यमों का स्वामित्व निजी क्षेत्र को हस्तांतरित होता है। ठीक है ना, तो इससे भी क्या होता है, गवर्नमेंट को आय प्राप्त होती है। लघु बचतें, यहां से भी गवर्नमेंट को कुछ पैसे आते हैं, इसमें छोटी बचतें हो गई, जैसे डाकघर पे बचत खातों में लोग पैसा जमा करा रहे हैं, सामान्य भविष्य निधि में GPP में जो पैसा जमा होता है, राष्ट्रीय बचत योजना NSS में जो जमा होता है, किसान विकास पत्रों के रूप में जमा राशियां शामिल होती हैं, तो ये सब भी गवर्नमेंट के पास क्या होती हैं, आती हैं, तो बदले में गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ता है, इसको देना पड़ता है। तो ये जो गवर्नमेंट की है वो पूंजीगत प्राप्तियां हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये भी पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट आगे आता है हमारा राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो ये तो हमने देखा भाई प्राप्तियां थी कि किस तरह से हमें जो है वो राजस्व प्राप्त हुआ। अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है उसको वो व्यय कैसे करती है। दो रूपों में व्यय करती है, अगर राजस्व व्यय था तो राजस्व आय थी तो राजस्व प्राप्तियां थी तो राजस्व व्यय में खर्च होगा, पूंजीगत प्राप्तियां थी तो पूंजीगत व्यय में खर्च होगा। ठीक है, तो उनको समझते हैं। देखिए, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय क्या है, तो नियमित कार्यों और सेवाओं के लिए खर्च। तो गवर्नमेंट क्या करती है, राजस्व व्यय को कहां पे खर्च करती है, वो खर्च करती है नियमित कार्यों और सेवाओं के लिए खर्च करती है। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है इसका, संचालन और प्रशासनिक गतिविधियों को जारी रखना। तो मेन मकसद ये होता है कि भाई जो भी प्रशासनिक गतिविधि हैं उनको जारी रखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, वही जब हम पूंजीगत व्यय की बात करते हैं तो ये लंबी अवधि के लिए संपत्तियों की खरीद का निर्माण। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, लंबी अवधि के लिए क्या करती है, संपत्तियां खरीदती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के पास संपत्ति का निर्माण होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जैसे
बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हमारी क्या होती है, पूंजीगत व्यय पे खर्च होता है। काल अवधि क्या होती है, कितने समय के लिए होता है, ये एक वित्तीय वर्ष में समाप्त हो जाता है लगभग, ठीक है। और ये दीर्घकालीन होता है क्योंकि इन संपत्तियों को बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। लेन देन की प्रक्रिया काफी समय तक चलती है, तो कई वर्षों तक उपयोग में आती है, ठीक है। उदाहरण के लिए देखें तो जैसे सरकारी कर्मचारियों का वेतन, वो राजस्व व्यय पे खर्च होता है। सामाजिक कल्याण और योजनाओं पर खर्च जो राजस्व से होता है। कार्यालय चलाने की जो लागत होती है वो भी कहाँ, राजस्व व्यय से पूरी की जाती है, ठीक है। सड़कें और पुल का जो वसूल होती है वो पूंजीगत के तौर पर यूज किया जाता है। नए बिजली संयंत्र की स्थापना, ये भी क्या होता है, पूंजीगत व्यय होता है। अस्पतालों का जो विकास किया जाता है ये भी क्या होता है, पूंजीगत व्यय होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से बजट प्राप्त करती है और किस तरह से बजट जो होती है वो बजट जो होती है वो व्यय करती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों के बीच में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष कर क्या है और अप्रत्यक्ष कर क्या है, कई बार पूछा जाता है। तो देखो विशेषता क्या है, परिभाषा देखते हैं। तो प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, प्रत्यक्ष कर, कर जिसका भार देनदारी एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, हमने देखा भी था, एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो वो क्या है, प्रत्यक्ष कर है। और इसमें भार किसी एक व्यक्ति पर होता है लेकिन वह क्या करता है, दूसरे पर डाल देता है, ये भी हमने देखा था, ठीक है ना। कि वो व्यक्ति ने पहले कोई सामान खरीदा तो टैक्स का भार उस पर था, उसने क्या किया, किसी और को बेचा था, ठीक है ना, तो वो भार उसके ऊपर चला जाता है। भुगतान करने वाला करदाता स्वयं कर का भुगतान करता है, इसमें क्या होता है, खुद करना पड़ता है हमें, हम खुद करते हैं। उपभोक्ता अंततः कर भुगतान करता है, अंततः मतलब है जो अंतिम उपयोग कर रहा है वस्तु को खरीद के उसे ही करना पड़ता है। उदाहरण इसके अंदर हमने देखा था आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, ठीक है। इसमें वस्तु एवं सेवा जीएसटी, सीमा शुल्क और सेवा कर हो गए। प्रभाव, आमदनी पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, ठीक है। तो ये आमदनी पर प्रत्यक्ष प्रभाव, क्योंकि भाई हमने जितना कमाया, अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए कमाया तो हमें क्या देना पड़ेगा, अगर हमारा 30% टैक्स है तो हमें 30,000 देने पड़ेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा ये टैक्स होता है। प्रगतिशील होता है, आय बढ़ने पर दर भी बढ़ती है, तो प्रगतिशील है यानी ये वाला कर जो होता है, यानी आय बढ़ेगी और ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जिस स्लैब में आओगे उसमें टैक्स देना पड़ेगा, तो इसे प्रगतिशील कर भी कहते हैं। ये प्रतिगामी होता है, कम आय वाले भी समान कर भुगतान करते हैं, ये प्रतिगामी है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जो वस्तु पे जो टैक्स है वो तो उसे देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो था हमारा प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर में अंतर था, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बजट घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है और प्राथमिक घाटा क्या होता है। तो देखिए जब बजट बनाया जाता है तो बजट में क्या होता है, घाटा भी होता है। जैसे बजट घाटा उस स्थिति को दर्शाता है जब किसी सरकार का कुल व्यय उसके कुल राजस्व से अधिक होता है। तो जैसा हमने देखा था, जब बजट बनता है तो उसमें तय किया जाता है कि भाई कहाँ से हमारे पास आय आएगी और कहाँ पर हम उसको व्यय करेंगे। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, जो कुल व्यय होता है, ठीक है ना, वो कुल राजस्व से क्या होता है, अधिक हो जाता है। यानी जितना गवर्नमेंट ने राजस्व इकट्ठा नहीं किया उससे ज्यादा क्या हुआ, खर्चा कर दिया। तो इस समय क्या स्थिति आती है, इस समय क्या होता है, बजट जो होता है वो घाटे में चला जाता है। तो यह आर्थिक प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण संकेतक है और यह दर्शाता है कि सरकार को अपने खर्चे को पूरा करने के लिए उधारी की आवश्यकता होगी। तो इस समय गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अपने इस बजट घाटे को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, ठीक है, समझे। यानी जब क्या होगा, जब आय से ज्यादा व्यय हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ता है, ठीक है। तो जब उधार लेना पड़ा तो इसका मतलब क्या हुआ, उधार क्यों लिया है, क्योंकि हमें बजट में घाटा हो गया। तो प्रमुख प्रकार के बजट घाटा जो हमारे कौन से हैं, 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है हमारा राजकोषीय घाटा और एक होता है प्राथमिक घाटा, ठीक है। तो इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा क्या है, यह उस राशि को दर्शाता है जो सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व के बीच का अंतर है, ठीक है। तो यानी कितना उसने व्यय किया था और कितना उसका राजस्व था, उसके बीच का क्या है, अंतर है। इसका मतलब है कि सरकार को अपने खर्चा पूरा करने के लिए कितना उधार लेना पड़ रहा है। तो ये बताता है, क्या बताता है, राजकोषीय घाटा ये बताता है कि भाई कितना हमें उधार लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है राजकोषीय घाटे में से कुल व्यय में से क्या करेंगे हम, कुल राजस्व जो है वो माइनस कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, राजकोषीय घाटा आ जाता है। इसका महत्व क्या है, यह संकेत करता है कि सरकार अपनी वित्तीय स्थिति को कैसे प्रबंधित कर रही है और इसके दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव डाल सकता है। यानी इसमें सरकार को यह पता लगता है कि भाई जो उन्होंने नीतियां बनाई हैं उसका क्या है, दीर्घकालीन में एक लंबा इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इससे बचने का प्रयास करती है कि भाई बजट घाटे, राजकोषीय जो है वो घाटा ना हो, ठीक है ना। तो ये समझना जरूरी है। तो ठीक है ना, तो इसके दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ता है। तो वित्तीय स्थिरता के लिए क्या करना पड़ता है, हमें राजकोषीय घाटे से बचना पड़ता है, ठीक है।
प्राथमिक घाटा क्या होता है? यह राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को घटाने के बाद की स्थिति को दर्शाता है। समझ रहे हैं? यानी राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा होता है, उसमें से क्या करना पड़ेगा? हमें ब्याज भुगतान को पहले से ही घटाना पड़ेगा। यह दर्शाता है कि सरकार को अपने अन्य व्यय को कवर करने के लिए कितनी राशि उधार ले रहे हैं। तो प्राइमरी रिसीट मतलब उधार कितनी ली जा रही है बिना पहले से चुकाए गए ब्याज के, यानी पहले से ब्याज नहीं चुकाया है, ठीक है ना, और उसके बाद भी क्या हमने लिया है, एक पहले से एक क्या किया हमने, ब्याज लिया है। तो ब्याज भुगतान जो होता है वो क्या होता है? हमारा उधार ली गई राशि होती है, उधार ली राशि पे जो ब्याज भुगतान होता है, ठीक है। यानी अगर फिर समझें, क्या राजकोष से घाटे से ब्याज भुगतान को घटाने के बाद की स्थिति को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि सरकार को अपने अन्य व्यय को कवर करने के लिए कितनी राशि उधार ले रहा है, ठीक है ना। तो क्या दर्शाता है कि कितनी राशि जो है वो गवर्नमेंट जो है उधार ले रही है बिना पहले चुकाए गए ब्याज के, यानी पहले से उधार चल रहा है, पहले से ब्याज चुकाया नहीं है और उधार ले लिया गया है। तो ये क्या होता है? प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा क्या होता है? राजकोष से घाटे में से क्या कर देंगे हम? ब्याज भुगतान, ये माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा हमारा प्राथमिक घाटा क्या है। तो प्राथमिक घाटा यह दर्शाता है कि सरकार की मौद्रिक स्थिति कितनी स्वस्थ है, ठीक है ना। तो ये बताएगा ना भाई मौद्रिक नीति कितनी स्थिति। अगर हम क्या कर रहे हैं, पहले से ही अगर घाटे में हैं, ठीक है ना, अगर हम पहले से प्राथमिक घाटे में चल रहे हैं तो इसका मतलब हमें पता लग जाएगा ना कि हमारे जो सरकार है की स्थिति क्या है। यदि यह घाटा सकारात्मक है तो इसका मतलब है कि सरकार अपनी बुनियादी सेवाओं के लिए आय पैदा करने में असमर्थ है। तो इसका मतलब अगर ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट क्या नहीं कर पा रही है? अपनी बुनियादी सेवाएं ही नहीं दे पा रही है, ठीक है। तो ये जो होता है वो होता है हमारा प्राथमिक घाटा। तो ये दो प्रकार के घाटे होते हैं, ठीक है ना। तो ये कई बार पेपर में पूछा जाता है, राजकोषीय घाटा क्या है और प्राथमिक घाटा क्या है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राथमिक और राजकोषीय घाटा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।